क्योंकि ना कल फिर से क्लास है उधर, और आप लोगों की फिर डिले हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि और ज्यादा डिले हो। ऑलरेडी काफी लेट हो गया सब। कमल सर नहीं आए मुझे लगता है, मैसेज तो कर दिया था मैंने। मैं इसीलिए शाम को लेना चाह रही थी कि थोड़ा टाइम ज्यादा था मेरे पास उस टाइम, तो मैंने सोचा चलो हो जाएगा। बट ठीक है, वैसे ज्यादा टॉपिक नहीं है, अब 2-3 ही टॉपिक रह गए हैं, वो ध्यान से करा देती हूँ। तो कल हमने किया था कुंडलियों के बारे में, ठीक है। और आज हम करेंगे इसकी दृष्टियों के बारे में, कि जो इसकी दृष्टियां हैं वो कैसे देखी जाती हैं। जो वैदिक जो वैद आवाज आ रही है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं यस है? मैम, आ रही है। हाँ, जो वैदिक का है ना, वैदिक में दृष्टियां जो प्लैनेट्स की होती हैं, वो जैसे मंगल की 3 दृष्टियां बताई गई हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। इसी प्रकार शनि की बताई गई है तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। ठीक है, इसको एस्पेक्ट भी बोलते हैं हम लोग। और जो है उसके बाद बाकी ग्रहों की सबकी तकरीबन जो है, जुपिटर की भी 3 दृष्टियां बताई हैं, 5, 7 और 9 वाली। अब ये 5, 7, 9 वाली ज्यादातर तो लोगों को वैसे पता होगा, इतने अनजान तो नहीं है आप लोग कि मेरे को बताना पड़े कि दृष्टि क्या होती है। दृष्टि असल में ये चीज है कि जहां भी कोई प्लेनेट बैठा है, वो किस हाउस में अपना असर पहुंचा रहा है, उसको हम कहते हैं दृष्टि। तो इसी तरीके से हमारा वैदिक से इसकी लाल किताब की दृष्टियां बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि 3 तरह की दृष्टियां होती हैं। पहली होती है 100% यानी 100%। इसको आप वैदिक के साथ जोड़ सकते हो, इसको बोलते हैं 7वीं दृष्टि। ये जो 100% वाली दृष्टि है, एक तरह से 7वीं दृष्टि है, इसको बोलते हैं। तो ये जब किसी भी प्लेनेट पे पड़ती है, तो वो एक तरह का इस यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझाती हूँ आपको। देखिए जैसे ये है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 7वीं दृष्टि इनकी कहाँ कहाँ से देखी जाती है, ये हर हर कोई प्लेनेट अपनी 7वीं दृष्टि नहीं डाल सकता। जैसे हम वैदिक में देखते हैं ना, जुपिटर जहां भी बैठा होगा वहां से 5, 7, 9 पे देख लेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, अभिषेक कभी थोड़ी पीछे से आवाज आ रही थी। तो क्या होता है कि ना, वैदिक में क्या होता है, जैसे जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है, तो यहाँ से 5वीं दृष्टि उसकी छठे घर में आएगी, 7वीं दृष्टि उसकी 8वें घर में आएगी और 9वीं दृष्टि उसकी 10वें घर में आएगी। तो ये यहाँ से, अब यही जुपिटर यहाँ बैठ के भी ऐसे ही दृष्टि दे सकता है। यहाँ बैठेगा तो भी ये ऐसी 3 दृष्टियां दे सकता है। लेकिन यहाँ पे लाल किताब में बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे जो प्लेनेट है, जैसे कि बीच वाले प्लेनेट है 4, ये 4 घर जो हैं बीच वाले, आप ज्यादातर जो इनकी दृष्टियां लगेंगी सिर्फ और सिर्फ इन बीच वाले घरों में लगेगी। जैसे कि सूर्य बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो उसकी दृष्टि जा सकती है, उसका असर जा सकता है किस घर में? 7वें घर में। लेकिन वैदिक में ये होता है कि 7वें घर का प्लेनेट इधर असर भेज रहा है और फर्स्ट घर का असर इधर। लेकिन लाल किताब में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक से जाएगी 7 की तरफ, 7 का प्लेनेट एक की तरफ कोई दृष्टि नहीं डालेगा। कहने का मतलब ये है कि सूर्य अपना 100% असर लेके जा सकता है 7वें घर में। मून अपना 100% असर लेके जा सकता है सैटर्न के घर में। लेकिन सैटर्न मुड़ के इसको दृष्टि नहीं दे सकता। ये इसकी एक खासियत है, इसकी दृष्टि। मैडम मतलब सन फर्स्ट हाउस में बैठा है तो हम्म। सेवेंथ में देखेगा। हाँ, लेकिन देख सकता है। लेकिन लेकिन सेवेंथ। सेवंथ के कोई भी प्लेनेट फर्स्ट को नहीं देखेंगे। ओके मैम, थैंक आप ये चीज का ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन होने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ एक वाला ही देखेगा, यानी सामने वाला ही उसको देखेगा, सामने वाले घर को। जो सामने वाले घर वाला बंदा है वो आपको नहीं दे सकता, देख सकता। यू। यहाँ पे एग्जाम्पल ये दिया गया बुक में कि मान लीजिए मैं अपने घर में बैठी, हूँ, तो आप ये देखिए कि मैं साथ वाले घर में नजर नहीं मार सकती।
हम मार सकते हैं साथ वाले घर में, बीच नहीं में नहीं दीवार नहीं। है ना, दीवार है ना। लेकिन अगर कोई पर्सन मेरे घर में या मेरे घर के आगे से निकल रहा है या मेरे घर में आ गया है, तो उसकी दृष्टि पूरे मेरे घर पे आ गई ना। मैं तो उसके हाँ घर को हाँ, नहीं देख पा रही ना, वो पर्सन ही समझ। देख पा रहा है सब कुछ। इसी तरीके से आपने ये ध्यान रखना है कि सामने वाला घर का कोई असर इसमें नहीं जाएगा। सिर्फ फर्स्ट की दृष्टि 7th में, और यहाँ पे 4th में जो प्लैनेट होगा उसकी पूरी दृष्टि जाएगी 10th 10th में। हाउस। ठीक। मेजर दो तो ये वाले हाउसेस 4 कवर करें। ये सबसे पहले ये 4 घरों को क्यों लिया गया, सबसे इम्पोर्टेंट हाउसेस में क्यों लिया गया, कि कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो आपकी ये हथेली है, ये जो है ये 4 घर है। ये बंद मुट्ठी के ग्रह बोलते हैं इनको हम। ये आप जो आसमान से या पिछले जन्म से जो भी आप करके आए हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है अपना शरीर मिलने वाला है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्पाउस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मदर मिलने वाली है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने कर्मास करने को मिलेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया। ये तो फर्स्ट यहाँ पे 100% की दृष्टि कहाँ लगेगी, फर्स्ट टू सेवंथ एंड फोर्थ टू, पहले तो यहाँ 7वीं दृष्टि काम आएगी। उसके बाद 7वीं दृष्टि कहाँ लगेगी? 7वीं दृष्टि लगती है जब भी बुध जो है 6th हाउस में बैठा हो, या फिर बुध कहीं भी बैठा है। लाल किताब में एक सिर्फ और सिर्फ बुध को परमिशन दी गई है कि आप जहां भी बैठोगे, आप चमगादड़ की तरह उल्टा लटक के दूसरे घर को देख पाओ। इसीलिए पूरी लाल किताब में सबसे इम्पोर्टेंट बुध को बोला गया कि इस पे कभी विश्वास नहीं करना। ये इतना गोल मटोल छोटा सा प्लेनेट है, इतना शरारती है कि ये उल्टी दृष्टि से किसी भी घर को खराब कर सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे बैठा है बुध दूसरे घर में, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि बुध की 8वें घर में हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी प्लेनेट अपनी उल्टी दृष्टि कहीं पे नहीं डाल सकता। मैं आपको बहुत मैडम आसान तरीके से समझा रही हूँ ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो, स्टेप बाय स्टेप चल रही। हाँ जी, बताइए। मैडम मतलब बताइए। बुध 8वें घर में बैठ के दूसरे घर को देख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल देख सकता है, बिल्कुल। ये क्वालिटी जो है सिर्फ और सिर्फ बुध को दी गई है। 9th में बैठा है, 3rd को देख लेगा, 3rd में बैठा है, 9th को देख लेगा। ये और कोई प्लेनेट नहीं देख सकते ऐसे? जी नहीं, और किसी को नहीं दिया गया। ठीक है। ये भी एक तरह की ओके। 7वीं दृष्टि है। मैं अभी हाँ 7वीं सर। दृष्टि की बात कर रही हूँ जिसको 100% या 100% की दृष्टि बोलते हैं। तो बुध को हाँ। भी वही मिली है। उसके बाद अगर इसके अलावा एक और स्पेशल दृष्टि मिली है सैटर्न को। वो कहाँ मिली है? उसको सिर्फ और सिर्फ सैटर्न को मिली है 6th हाउस में। जब भी शनि छठे हाउस में बैठेगा, वहां पे बैठकर वो अपना असर दूसरे घर में मिला सकता है। इसके अलावा वो कहीं भी अपना असर नहीं फैला सकता। समझ में आई आपको? समझ रहे हैं। ठीक है। दूसरे घर में मैम, दूसरे घर में यानी 7 में, जी नहीं, दूसरे घर मतलब सेकंड। 6 में बैठकर दो 6 में सेकंड बैठ। हाउस को, सेकंड अच्छा। हाउस को नीचे। ओके ओके ओके। ये सिर्फ शनि के पास है। ठीक है। और अच्छा जी। ये स्पेशल जी। दृष्टियां मैंने बता दी आपको। अब इसके हाँ जी। बाद हम चलेंगे। ये 100% की दृष्टि है, बस यहीं पे है, इसका और कुछ नहीं है। ठीक है। जो 4 सेंटर वाले घर है वहां सौ मैम, परसेंट की। हाँ जी, बताओ। मैम मार्स को और उसको जुपिटर को कोई दृष्टि नहीं यहाँ पे, यहाँ पे कोई दृष्टि नहीं है। कोई ओ, दृष्टि नहीं मिलेगी। अब मैं बताती हूँ उनको क्यों दृष्टि कैसे मिलेगी। क्यों नहीं? कि अच्छा क्योंकि जी। ये इनका कॉन्सेप्ट ही अलग है। इनका कहना है कि आप अपने घर हाँ में जी। दूसरे को तो देख सकते हो, लेकिन सामने वाला देख रहा है कि नहीं बोलिए देख रहा मैडम। वो आपको कैसे पता है? उन्होंने इस घर को जहाँ प्लेनेट बैठा है उसको अपना घर माना है, सामने वाले घर को दूसरे का घर माना है। तो वो कह रहा है मैं तो इसको देख रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है, मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन सामने वाले का कैसे पता लगेगा कि वो आपको देख रहा है कि नहीं? कोई जरूरी थोड़ी है, ओ, कोई जरूरी थोड़ी है कि जी मैं जी आपको जी। देख रही हूँ तो आप भी अपने घर से मेरी तरफ देख रहे हो। नहीं, जरूरी नहीं है तो जी। इसीलिए इन्होंने बोला बीच की दीवार रहेगी जब भी एक मैडम और सात।
एक डाउट है, हम्म 6th हाउस में जो बैठा है शनि, जब दूसरे घर को देखता है तो ये 100% दृष्टि है कि कम कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये मैं बताती हूँ आपको। इसको बोलते हैं हम लोग 25% की दृष्टि। 25% की? ठीक है मैम। ठीक है, ये 25% की है। जब दृष्टियां लगेंगी कहाँ से? 2 से 6 में, 2 से बैठकर। वैसे तो 25% की जो दृष्टि है, ये जो आपको स्पेशल दृष्टियां बताई हैं वो मैंने उन प्लैनेट्स की बताई हैं जिनको हक मिला हुआ है कहीं से भी बैठकर कहीं से भी देखने का। ठीक है, तो जैसे कि 25% की दृष्टि क्या होती है कि उन्होंने बोला है जो 2 से 6 की तरफ जाएगी दृष्टि, यहाँ पे प्लैनेट बैठकर, आप 25% की ध्यान रखिए कि सेकंड से बैठकर 6th में देखेगा, 12th में बैठकर वो 8वें को देखेगा। ये 25% की है। सिर्फ और सिर्फ 25% का असर आएगा इन इन हाउसेस में, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। अगर राहु यहाँ बैठा है, वहां से समझ लीजिए उसकी दृष्टि 8वें में जा रही है, लेकिन वो इतना घमासान नहीं कर देगा कि अगर 8वें में बैठकर वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ये थोड़ा फर्क रहेगा कि प्लेनेट बैठा कहाँ पे है, कहाँ से कितनी दृष्टि उसकी लग रही है, कितने परसेंट की उसकी है। तो इसकी यहाँ से पावर जो समझ लो कि 25% ही रह गई एक, कि यहाँ पे जो है फुल्ली है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई शनि बैठा है और यहाँ पे सूर्य बैठ गया है, या यहाँ पे शनि बैठा है, यहाँ पे सूर्य जैसे बैठा। अब जब सूर्य ने अपनी दृष्टि शनि पे डालनी है ना 100%, तो पूरा ही बर्बाद कर देगा वो उसको, इतना सा भी नहीं छोड़ेगा वो शनि को। ठीक है, तो ये आपका हो गया 25% की दृष्टि में। सेकंड हाउस से 6th में जाती है, 8 से 12 में जाती है, और 12 से 8 में ले लो या 8 से 12 में ले लो, एक ही बात है। ठीक है, इनका आपसी जो संबंध है वो 25% का है, दृष्टि असर है। उसके बाद जो है, जो प्लैनेट 6 में बैठा होगा, जैसे कि बुध को तो मिला है स्पेशल एक, जो बुध को एक स्पेशल मिला है कि भाई आप कहीं भी बैठकर 100% दृष्टि पीछे आप करके नुकसान कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो छठा हाउस है, वहां से भी दृष्टि दी गई है 12वें घर को, और ये है 25%। मान लीजिए छठे घर में आपके जुपिटर बैठा है, तो वहां से वो 25% का असर 12वें घर में दे रहा होगा। इसके अलावा जुपिटर की कोई और दृष्टि काम नहीं करेगी, जो 5 7 9 की हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ये खुश होता रहे कि यहाँ से 6 में बैठकर जी 12वें को दृष्टि कर रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो उसकी पावर ही नहीं है। 25% क्या काम करेगा वो बंदा? कुछ भी नहीं है उसके पास, वो तो चलेगा ही दूसरे के प्लेनेट। उसके सामने अगर कोई और पावरफुल प्लेनेट आ गया तो वो तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा ना। समझ में आई यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। नहीं, नहीं मैडम। समझ आया ना? अब हाँ। इसके बाद जो है क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये 2 खाने जो है, पहले तो हमने सेंटर वाले ले लिए, 1 से 7 और 4 से 10। इसके बाद हमने लिए हैं 2 से 6, 6 से 12, और ये 8 से 12, ये आपसी संबंध इनके जो है वो बनेंगे। दूसरा, आप चलेंगे हम 50% की जो दृष्टि है उसको किसको कहते हैं? वो दृष्टि होती है आपकी थर्ड हाउस से कोई प्लेनेट बैठा हो, वो जब 11th हाउस को देखेगा, तो वो 50% का असर जो है ना, तीसरे घर वाला बंदा 50% असर जो है अपने 11वें घर में पहुंचा देगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर दोनों प्लेनेट दोस्त हुए, फिर तो दोनों पार्टी कर लेंगे। अगर कहीं दो एंटी पार्टियां जुड़ गई, तो फिर यहाँ पे घमासान, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा एक और चीज आपको बता दूं, तीसरा घर छोटे बहन भाइयों का है, बड़ा 11वां घर बड़े बहन भाइयों का। देखिए कितनी सोच समझ के दृष्टि दी गई है, इतनी डिकोडेड लैंग्वेज में ये बोला गया कि तीसरे से असर जाएगा 11वें में। क्यों जाएगा? क्योंकि अगर छोटे और बड़े बहन भाइयों की आपसी बातचीत नहीं है किसी की, या अच्छे संबंध नहीं है,
तो आप चेक कर सकते हो कि तीसरे और 11वें के प्लैनेट आपस में एंटी होंगे। तभी जो है भाई बहनों में, छोटे बड़ों में बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं होता, आपस में उन लोगों की नहीं बनती है। आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी जबरदस्त कईयों के तो वैर भावना हो जाती है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। आप ऐसी कुंडली अगर आपको कोई मिलती है तो आप चेक करिए कि 3rd और 11th का कनेक्शन जुड़ रहा होगा। यहाँ से 3rd में बैठा हुआ राहु, शनि, मंगल, क्रूर ग्रह कोई भी बैठा यहाँ पे 11th में दृष्ट कर रहा होगा। यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट को डैमेज पहुंचा रहा होगा। मान लीजिए यहाँ 3 प्लैनेट बैठ गए, मार्स के साथ सूर्य भी बैठ गया, शनि भी बैठ गया। अब ये तीनों की दृष्टि कहाँ जाएगी? 11th हाउस को, तो बड़े बहन भाइयों को बर्बाद कर देगी। ऐसे बच्चे के बर्थ होने के बाद भी बड़े बहन भाई बर्बाद हो जाते हैं कई बार। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। दूसरा जो है, आगे बोली गई 50% की दृष्टि 5वें से 9वें घर में। 5वें से 9वें घर में आप ये देखिए कि 5वां घर किस चीज का है आपका। 5वां घर आपके बच्चों का बोला जाता है, आपकी लर्निंग का बोला जाता है, कॉलेज लाइफ का बोला जाता है, और आपका जो बोला जाता है पूर्व पुण्य है। तो पूर्व पुण्य जो आपने कमाया है उसका असर, यानी आप 5वें घर में सीख कर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आप कैसा भाग्य जो है वो कमाने वाले हो, वो जाके 9th में बैठा हुआ प्लेनेट आपको बताएगा। यहाँ पे अगर 5th हाउस में कोई मैलेफिक प्लेनेट है, वो दो तरह से अटैक करता है आपके ऊपर। कैसे? एक तो आपकी जो एजुकेशन है उसमें ब्रेक लगा देगा, दूसरा आपके बच्चे नहीं होने देगा, अगर हुए हैं तो उनको कोई ना कोई तकलीफ देगा, और आपकी जो भाग्य है ना उसको कहीं ना कहीं रोकता रहेगा, बार 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 आपको जो है वो हर्ट करता रहेगा। और हर्ट करता रहेगा, उसके बाद क्या है कि उस बंदे को बहुत सारी अपनी जिंदगी में रुकावटें फेस करनी पड़ती है। रीजन समझ आया आपको कि यहाँ से हमने जो इकट्ठा किया वो हम इकट्ठा करके हम उसको भोग भी पाएंगे या नहीं, वो 9th हाउस में जाने वाली दृष्टि बताएगी कि आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी भी कि नहीं आएगी जो आपने कॉलेज लाइफ की है। जैसे यहाँ पे लाल किताब में बोला गया कि चंद्रमा 5वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा जो है, उसका सब्जेक्ट जो है एक बार जरूर चेंज होता है, उसकी एजुकेशन जो है अपने प्लेटफॉर्म से चेंज होती है, वो सीखता पढ़ता कुछ और है, पीछे से वो आगे जाके करता कुछ और है। तो उसका कारण यही है कि 5वें में बैठकर मून जो है दृष्ट कर रहा है 9th में, उसके भाग्य को अब फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि मून का चंद्रमा का काम है फ्लक्चुएशन, 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे, उसने एक जैसा नहीं रहना कभी। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? बिल्कुल। मैडम एक मेरे पास एक हॉरोस्कोप है जिसमें शनि 5वें में है और मंगल 9वें में है। हम्म तो उसका मतलब अगर वो चीज मैं इसमें अप्लाई करूं तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है? देखिए, उसको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, भाई बहनों से नहीं बनेगी उसकी, ओहो। क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं जमीन का, भाइयों का कारक है, और कहीं कहीं तो मंगल को पति का कारक भी कह देते हैं। ओह, नाड़ी में है शायद, ये मेरे यहाँ कहीं पे भी है, ज्यादा है। मतलब सब जगह पे आपको, अगर आपको एक वो कारक तत्व नहीं मिलता तो आप बहुत सारे कारक तत्व ढूंढो, जैसे मैंने वैदिक में बताया। कोई हाँ हाँ जरूरी नहीं है बताओ। कि यहाँ पे जो चीज लिखी है वैसा वैसा ही पढ़ना है। इन्होंने तो बहुत माइन्यूट लैंग्वेज में चीजें जो है वो लिख दी हैं, क्योंकि जिस बंदे ने ये बुक लिखी है बहुत बहुत ज्यादा जो है वो इलेबोरेट करके नहीं लिख पाया, क्योंकि अकेले ने लिखी है। और वो जैसे जैसे उसकी जो इंट्यूजन पावर चलती रही, वो डी कोड उसको करता रहा, उसको खोला नहीं। तो वो खोलने का काम जो है हम लोग ही कर रहे हैं ना। कहीं आपको सब कारक तत्व आज के टाइम में लेने चाहिए। जैसे कि बोला जाता है कि अगर आपके 4th हाउस में मून है तो आपके घर के आसपास या घर में हैंडपंप होना चाहिए, या हाँ आपके घर के पास जो है वो कुआं या कुछ टंकी या कुछ ऐसा होना चाहिए। बट अगर हम आज के टाइम में चलेंगे तो आज आपको मिल जाएंगी ये चीजें। नहीं आज तो मैम। आज तो सबके घर में ही टंकियां हैं, सबके घर में ही सब कुछ है, तो वाटर सोर्स तो हमारे
घर में ही हो गया सब कुछ, है ना, तो वो चीज बनती है, ऐसी बात नहीं है कि 4th हाउस में मून है, लेकिन ये सब पे लागू नहीं होती। ओके। तो आपको वो कारक तत्व जो है थोड़ा चेंज करके देखना चाहिए कि मून अगर 4th हाउस में बोला है कि घर के बाहर पानी होना चाहिए, तो पानी तो मिलता है, जैसे यहाँ पे शनि है ना, तो बोला जाएगा गंदा नाला, तो ज्यादातर ऐसे घरों के आसपास नाला बहता हुआ मिल जाता है, पानी का बड़ा वाटर सोर्स मिलता है, ये चीज तो मैंने देखी है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में कई लोग ऐसी जगह पे रहते हैं वहां पे ऐसा कुछ है नहीं। बट शनि 4 वालों को ना घर घर के पास या घर में ही नाला बहता हुआ जरूर होता है, ओके। जिसको हम गंदा नाला बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाँ। मेन मेन इसकी दृष्टियां हैं। इनके अलावा जो है और भी बहुत सारी दृष्टियां हैं जो मैं आपको बताने जैसे जा रही हूँ। तो आपने जो है इनको कंफ्यूज नहीं होना, नोट्स बनाने हैं वन बाय वन कि आपकी कौन सी दृष्टि कहाँ पे जा रही है, और एक एग्जाम्पल चार्ट अपने साथ रखो कि ये जो मैं दृष्टि नोट कर रहा हूँ 100% की, तो पहले देखो किसी कुंडली में अगर ये पहले 4 घरों में अगर प्लेनेट बैठा है, ठीक है, तो वो प्लेनेट जो है क्या वो नीचे दूसरे के साथ मिल रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लेनेट है ही नहीं, 7वां घर खाली है, सूर्य ने यहाँ दृष्टि दी, कोई फायदा ही नहीं हुआ, खाली गई उसकी दृष्टि, तो कोई अच्छा बुरा रिजल्ट नहीं। ठीक है, तो चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस सिर्फ इतना सा होगा कि सूर्य डेबिलिटेड हो जाएगा 7th हाउस में, बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा, वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड दृष्टि हमारी ये होती है सेकंड से 6th, और इसके बाद 8 से 12, तो ये दृष्टियां ऐसे ही घूमती है, 1 से 7, 4 से 10, 2 से 6 एंड 8 से 12, इस तरीके से। अगर आप कहोगे तो एक मेरे पास बनी हुई है इमेजेस, मैं भेज दूंगी, पीडीएफ बना हुआ है, मैं देखूंगी वो अगर मिल जाती हैं तो फिर वो मैडम एक चीज और appropriate। है, एक चीज है छोटा सा। हम्म। आपने कहा 6 से शनि दूसरे घर में दिखेगा, हम्म। तो दूसरे घर में बैठ के भी 6th हाउस में देख सकता है? नो 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 नो, नो। सिर्फ ठीक है। शनि 6 में, ठीक। सिर्फ शनि 6 को पावर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ किसी वजह से इसको शनि को यहाँ पे बोला गया है कि कहीं ना कहीं राहु और केतु से मिलकर ही शनि जो है वो बनता है, इनका ही जो है एक रूप है शनि, और शनि तो इसलिए केतु जो है यहाँ बैठ के इतना बड़ा कुछ नुकसान नहीं करता इंसान के लिए, जॉब्स वगैरह में डिले जरूर करेगा, कुछ दिक्कतें करेगा, लेकिन कुछ प्रिकॉशन शनि 6 के लिए बोली गई हैं, अगर वो कर लेता है तो उसको दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि वो फैमिली वाला जो हाउस है, पैसे वाला जो हाउस है, वहां पे नुकसान जरूर हो जाएगा। वहां पे अगर जुपिटर बैठा है तो स्टडी रोक देगा, कुछ ना कुछ वहां पे जरूर करेगा। सेकंड हाउस में शनि जिनके भी 6 में होता है, ज्यादातर ऐसे लोगों के बच्चे जो है बच्चों को लेकर बहुत बड़ा इशू होता है ऐसे। ठीक है, और ऐसे लोगों जो है ना फैमिली के साथ भी नहीं बन पाती ऐसे लोगों की, ये अपनी फैमिली से जो है बिल्कुल अटैच नहीं होते, थोड़ा दूर दूर ही रहते हैं उनसे। ठीक, ओके। ओके मैम। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो है मैम मेन। अगर हाँ जी मैम बताइए। अगर ये घर खाली हुए तो, अगर ये घर खाली हुए तो खाली हुए तो खाली से ही, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा। मतलब फिर तो कोई वो नहीं है, जैसे कि थर्ड भी खाली और 11th भी खाली, तो उसमें कोई वो थर्ड नहीं। भी खाली, देखो इतने खाली भी नहीं होने चाहिए, फिर आपने क्या करोगे फिर अगर इतने घर खाली हो गए तो, फिर मिलेगा जी क्या जी जी जिंदगी जी। में, मिलेगा क्या फिर आपको। फर्स्ट भी खाली है, 7 भी खाली है, ठीक तो है, क्या अभी आप, करना चाहिए मैम? वो मैं बताती हूँ आपको आगे, अभी आप मोटा मोटा ये ओके। समझो, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। यस मैम। हाँ जी हाँ अब जी। इसके बाद आपको बोला है कि किसी भी ग्रह की अगर आपने रूट देखनी हो, अब यहाँ पे आप वैदिक के साथ इसको जोड़ सकते हो कहीं ना कहीं, कि यहाँ पे बताया गया कि अगर आपको अपनी कुंडली में
सूर्य बैठा है मान लीजिए पहले घर में किसी के, और आपने उसकी बुनियाद देखनी हो, अगर बुनियाद यानी रूट जो देखनी हो कि ये वाला प्लेनेट की जो जड़ है वो कहाँ है, यानी कि मेन इसका जो असर है वो कहाँ से आया है। जो भी प्लेनेट जिस हाउस में बैठा है उसकी एक रूट बताई गई है, उसकी एक जड़ बताई गई है। वो वहां से जो 9वां घर होगा वो उसकी रूट होगी, उसकी जड़ होगी। यानी कि सूर्य का अगर आपको पूरा जो असर देखना है तो आपको 9वां घर चेक करना पड़ेगा। सूर्य यहाँ से 9वां जो है वो 9वां घर बनता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने जुपिटर जो दूसरे घर में बैठा है, यहाँ पे आपके कोई और प्लेनेट भी बैठ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि जुपिटर का अगर मैंने बुनियाद दृष्टि देखनी हो कि जुपिटर की बुनियादी दृष्टि यानी कि बुनियाद कहाँ है, इस ये काम कहाँ से बैठकर जुड़ के कर रहा है, आपको अगर ये देखना है, वो देखना इसलिए जरूरी है कि अगर उसकी बुनियादी जो जड़ है, जो रूट बताई जा रही है, अगर वहां पे उसका कोई एंटी प्लेनेट आ गया तो वो समझ लो उसकी जड़ को खराब कर देगा, वो इस प्लेनेट को खराब कर देगा। जैसे कि सूर्य की जड़ में यहाँ तो हमें जुपिटर बैठा नजर आ रहा है, तो ये एक तरह से इसका क्या हुआ, ये इसका फ्रेंड हुआ ना। तो दिक्कत कोई नहीं है, दोनों फ्रेंड है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अभी अगर मैं ये कहूं कि यहाँ से अगर हमने 8th हाउस से सैटर्न और मार्स की बुनियादी दृष्टि लेनी है तो हम लेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप देखिए खेल क्या हुआ, उल्टा हो गया कि इसकी जो जड़ नजर आ रही है 8th हाउस की, उन्होंने उनके रूल के हिसाब से उसकी बुनियादी जो है 8th हाउस की जो बुनियाद है वो 4th हाउस में बताई गई है। तो 4th हाउस में सैटर्न और मार्स का एंटी प्लेनेट बैठ गया है, तो क्या ये इनका रिजल्ट अच्छा आएगा यहाँ बैठे हुए को? नहीं मैम। नहीं आएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, सबके आपने 9th जो उनके रूट उनकी बुनियादी दृष्टि हर प्लेनेट की, जितने भी प्लेनेट आपके जहां भी बैठे हैं उनकी बुनियादी दृष्टियां निकालिए और उसको रूट को चेक करिए कि क्या ये प्लेनेट जो है, देखो क्या होता है कि वैदिक में प्रिडिक्शन का तरीका कुछ और है, वहां पे सीधियां दृष्टियां, डिग्रियां और नक्षत्र और ना जाने क्या क्या चीजें जो है वो बता दी जाती है। लेकिन अगर इसमें हम प्रेडिक्शन पे जाएं तो बड़ी आसानी से आप चीजें जो है ना वो पकड़ सकते हो कि ये जो प्लेनेट मेरा खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये एक तरह से प्रिडिक्शन का ही तरीका है कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि सैटर्न 10th हाउस में है, तो इसकी बुनियादी दृष्टि अगर मैं देखूंगी कि बुनियादी घर कौन सा है इसका, बुनियादी दृष्टि कह लीजिए या इसको बुनियादी घर कह लीजिए, कौन सा है, इसकी रूट कहाँ पे है सैटर्न की। तो सैटर्न की रूट हम मानेंगे 7 8 9 और 10। तो किसी का सैटर्न अगर यहाँ बैठा है और किसी का मरकरी यहाँ पे बैठा है तो ये आपस में मिलते जुलते ही फ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको, कोई भी प्रोफेशन में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आएगी तो सैटर्न का उपाय इनको करना पड़ेगा, जो इस यहाँ इसकी जड़ खराब हो रही है तो या तो इसका करना पड़ेगा या फिर हम जो 10th में बैठा हुआ प्लेनेट है उसको करना पड़ेगा। देखिए उपाय कैसे होते हैं, उपाय ऐसे होते हैं कि जब भी कोई बंदा दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो दोनों ही घायल होते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है कि जो तो घायल हुआ उसका तो होगा इलाज, उसकी तो मरहम पट्टी सब कुछ टीके वीके सब लगवाने पड़ेंगे। मान लीजिए एक बंदे को चोट कम आई है या वो चोट कर रहा है, वो सुधर नहीं रहा, वो फिर से हमला कर रहा है, तो आपको उस प्लेनेट का एक तरह से स्वभाव बदलने की जरूरत है। आप एक बारी तो उनको सेपरेट करा दोगे रेमेडी से, लेकिन आपको उसका स्वभाव बदलना जरूरी है कि सैटर्न जो यहाँ बैठ के वो इनका काम कर रहा है, इनके थ्रू चल रहा है, तो मेरे को इनको भी सेट करना है और मेरे को इसको भी सेट करना है। तो दोनों का ही इलाज करना जरूरी है। आप किसी एक का करोगे तो एक बंदा पावरफुल होता जाएगा और दूसरा बंदा जो है वो निल होता जाएगा।
समझ आइए आपको यहाँ तक? जी मैम। मैम ये आपने 9th लिया है ना? हाँ, सैटर्न से आपने सबकी 10th लिया, सैटर्न से आपकी आपने 10th लिया। देखो, आपकी कुंडली में आप अभी चेक कर लो कि मान लीजिए कोई भी प्लेनेट ले लो, कोई भी, उसके 9th में जाके देखो कौन सा प्लेनेट बैठा है, क्या उसका मित्र बैठा है या मैम उसका दोस्त बैठा है। जी जी जी। तुम आपने 10th लिया ना सैटर्न का? हम्म। 6 में आना चाहिए था ना, 9 तो केतु ओ जहाँ है। सॉरी सॉरी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक कह जी रहे हो। सॉरी, मैंने 10th के जी हिसाब से, 10th दृष्टि के हिसाब, हाँ केतु। तो यहाँ पे केतु जो है वो बहुत जी जी अच्छा नहीं होगा, सैटर्न की रूट में केतु बैठा है, यानी एक ऐसा प्लेनेट बैठा है जो काटने वाला प्लेनेट है। तो ऐसे बंदे को क्या होगा कि बार बार प्रोफेशन छूटेगा। वो मेरा ध्यान ना एकदम वैदिक में चला गया 10th जी दृष्टि से। तो वो जी जो है जी ऐसे जी बंदे का जो जी। नौकरी है वो बार बार छूटेगी। ठीक है। हम्म, अब यहीं पे अगर यहाँ पे मान लीजिए ठीक। सैटर्न की जगह बुध, केतु की जगह बुध होता, या फिर यहाँ पे कोई सैटर्न का ही रिलेटिव प्लेनेट होगा, तो आप समझ लीजिए फिर तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ हम्म, उसकी बुनियाद में ही उसके कोई दुश्मन ग्रह बैठ गया है, तो फिर वो बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी। जी ठीक है। अभी यहाँ जी पे एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये तो बात हो गई कि हर नौवीं दृष्टि एक तरह से उस प्लेनेट की जो है रूट कॉज बताती है, उसका अच्छा या बुरा होना जी बताती है, कि वो किस लेवल तक प्लेनेट खराब हो रहा है वो बताती है। इसके अलावा जी अगर कोई बंदा समझ लीजिए कि इसके अलावा एक दृष्टि और बताई गई है, एक और इसका जो बड़ा अच्छा प्रिडिक्शन का तरीका बताया गया है कि मान लीजिए कि कोई प्लेनेट अगर सेकंड हाउस में जैसे जुपिटर बैठा है, ये 7th में नहीं देख पाया, देख नहीं सकता ये। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं है। यहाँ से सिर्फ शनि, यहाँ से सिर्फ वो 6th में अपना असर दे सकता है। ठीक है। 8 से वो 12 में अपना असर दूसरा प्लेनेट दे सकता है, लेकिन जुपिटर का असर यहाँ पे कोई नहीं आने वाला 8वें घर में। सिर्फ जी 8वें घर में तब आएगा जब, एक और चीज भूल रही हूं मैं, कि 8वें घर की दृष्टि भी बताई गई है, दूसरे घर में जाती है। जो 8वें घर का प्लेनेट है वो भी सब दूसरे घर में अपना असर पहुंचाते हैं। इसीलिए वो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया कि आपको मंदिर किन को जाना चाहिए, किन को नहीं जाना चाहिए। ओके। ठीक है। क्योंकि दूसरे घर को जी हमने क्या बोला है, वो बोला है हमने गुरु का स्थान बोला है ना, जी आपका माथा बोला है। तो यहाँ से अगर आप बार बार मंदिर गुरुद्वारे जाएंगे, सैटर्न मार्स यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपके ऊपर बहुत सारी तोहमतें लगने का डर रहेगा। आप जितना भलाई में जाओगे, यहाँ पे मंदिर जाने का मतलब भलाई भी बोला गया है कि आप जितनी भलाई करोगे वो सारी आपके माथे पे ही आएगी वापस। तो आपको थोड़ा मतलब स्मार्टली काम करना है। ठीक है। तो जी यहाँ से भी एक दृष्टि जो है वो जाती है सेकंड हाउस में, 8वें घर की भी। ओके। ओके। अब इसके जी अलावा जो है एक और चीज बताई गई कि आपके प्लेनेट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रही हूँ ये वैदिक में भी है। इसमें तो सीधा सीधा बोला गया कि 6 और 8 की टक्कर, प्लैनेट्स आपस में 6 और 8 की टक्कर खाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सबसे खतरनाक टक्कर होती है एक तरह से, वो एक दूसरे को इतना ज्यादा डैमेज कर देते हैं कि कहीं ना कहीं वो दूसरे की पावर को बिल्कुल खत्म ही करने पे आ जाते हैं, जानी दुश्मन बन जाते हैं। जब कोई प्लेनेट 6-8 के हाउसेज में बैठा हो, यहाँ पे अगर हम 6-8 के देखना चाहें तो कौन से प्लेनेट आपको लग रहे हैं? यहाँ पे मान लीजिए जुपिटर से 5th में तो केतु है, 6th में आया है मरकरी और जुपिटर। तो इसके 6th में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है मरकरी और वीनस। और यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो 8वां घर जुपिटर का आता है। समझ में आ रही है आपको? तो ये क्या हुआ, एक तरह से 6 और 8 की टक्कर हो गई, ऐसे में भी प्लेनेट डैमेज होते हैं, ऐसे में भी आपको दिक्कतें आती है। आप एक बार मतलब अपनी कुंडलियों में चेक कीजिए कि किसी की ये कुंडली में 6-8 की टक्कर में कोई प्लेनेट बैठा है। ये वैदिक में षडाष्टक युग जो बोलते हैं ये वही है। हाँ हाँ,
ये हुई। तभी तो मैंने बोला कि वैदिक की बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी अलग कर दी गई, लेकिन वही चीज है। और ये देखना चाहिए। ये कहाँ पे देखना चाहिए? कि जब दो हस्बैंड वाइफ की जैसे आपस में बिल्कुल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या किसी से भी आपका रिलेशन खराब हो रहा है, तो आप सबसे पहले अपना वो प्लेनेट चेक कीजिए कि कहीं वो 6-8 के उसमें तो नहीं बैठा हुआ, एस्पेक्ट में तो नहीं बैठा हुआ। अगर वो बैठा है, तो उसको फिर आप ठीक करो सबसे पहले, उसी टाइम रिजल्ट आता है। उसको आप वास्तु के उसके अकॉर्डिंग भी ठीक कर सकते हो, ठीक है? और उसको आप वैसे भी इन जनरल जो है दान वगैरह देकर ठीक कर सकते हो। जैसे कि वास्तु में हम लोग क्या करेंगे कि मान लो किसी की जुपिटर और ऐसे मरकरी और वीनस की टक्कर लग रही है, तो हम क्या करेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है सातवां घर, वहां से हम कोशिश करेंगे कि इन या फिर नॉर्थ वेस्ट से जुपिटर की चीजें हटाई जाए, या फिर साउथ वेस्ट से चीजें हटाई जाए। अगर आपकी सेम ही घर में भी डायरेक्शन में यही चीजें पड़ी हुई, मान लीजिए प्लांट्स पड़े हैं, आपके घर का लॉन है साउथ वेस्ट में, आपका बेडरूम हो गया, तो बहुत दिक्कत आएगी। आपको दोनों में से एक प्लेनेट के हिट को हटाना ही पड़ेगा। इसको हिट बोलते हैं, 6-8 की हिट हो। ठीक है? तो लैंग्वेज कुछ भी यूज कर लो, मतलब इनका यही है कि जो भी प्लेनेट 6-8 की टक्कर में बैठे हैं, उनको आपको एक को तो बिल्कुल वहां से रिमूव करना ही पड़ेगा, तभी वो दुश्मनी जो आपस में, चाहे वो अच्छे से अच्छा प्लेनेट क्यों क्यों ना हो, चाहे आपस में दोस्ती क्यों ना हो, चाहे सूर्य और जुपिटर सन और जैसे कि अच्छे प्लेनेट भी मान लीजिए कि यहाँ से बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ लगा लो आप मून का 7th एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है, 10th हाउस में, और 9th कहाँ आ रहा है, और 8th कहाँ आ रहा है, 9th हाउस में। तो ये भी एक मून और जुपिटर की 6-8 की टक्कर हो रही है। देखने वाले कहेंगे वाह भाई, 4th हाउस में तो ये हो रहा है, और इस बंदे की बिल्कुल अपनी मदर से नहीं बन रही। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें कि घर में कोशिश करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट को खाली कर दे, जुपिटर का कोई सामान ना रखें। जाती है तो दृष्टि खाली जाएगी ना, उस पे कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी ना। यहाँ पे फिर वास्तु काम आता तो मैम ये मून और जुपिटर इसमें भी वही है, शत्रु है? है। शत्रु हो गए ना, वो बैठे ही ऐसे एंगल में है। मैंने क्या बोला? मित्र होने के बावजूद भी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, टक्कर है बस उनको, वो बैठे हैं ऐसी दुश्मनी की उसमें ओके। टक्कर में बैठ गए हैं। समझ लीजिए कि मून समझ रहा है कि मेरा साम्राज्य है, बिल्कुल मेरा ही राज चलेगा। तो अच्छा वो जी। अपने चलाने के चक्कर में ये नहीं देखेगा कि सामने मेरा मित्र ही है, वो अपना फायदा ही उठाने की कोशिश करेगा, वो उसको डिच कर जाएगा, वो ओके। नुकसान करेगा ही करेगा। तो 6-8 की टक्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की किसी की हेल्थ का भी इशू आ रहा है, मान लो किसी की हेल्थ का अच्छा बहुत जी। ज्यादा इशू आ रहा है, तो आप देखो कि जो 6th हाउस है, क्या 6th हाउस से जुड़कर कोई 6-8 की टक्कर तो नहीं दे रहा। किसी का बच्चे का देखना है तो बच्चे का देख लो आप, 6-8 की टक्कर में कोई दो प्लेनेट तो नहीं है कि कहीं वो आपस में, जैसे यहाँ पे शनि बैठा है तो यहाँ से 8वां जो है जुपिटर बन गया है, तो जुपिटर और सैटर्न की क्या हुई, 6-8 की टक्कर हो गई। हम्म। अब पंगा हो जाएगा। जी। ठीक है? तो इसीलिए कोई जी। भी एस्ट्रोलॉजी हो गई, कोई भी केपी हो गई, नाड़ी हो गई, हम नाड़ी भी लाएंगे आने वाले टाइम में ना, मेरी कोशिश है कि उसको भी एक छोटा उसमें कॉन्सेप्ट में लेके आएंगे। वो भी बहुत अच्छी चीज है, बहुत मिरेकलस चीज है वो भी। उसमें भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है जो स्पष्ट बताए गए हैं कि ये चीज ऐसे, वहां भी काल पुरुष कुंडली ही चलती है। तो वो भी ओके। हमारे ये जो ये लाल किताब से काफी चीजें उसमें आपको मैच मिलेंगी, काफी कॉम्बिनेशन, तो वो भी सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर जी। आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी कुंडलियों में देखो एक बार कि किस किस की कौन से प्लेनेट को 6-8 की टक्कर हो रही है। अभी तक आपको ये तो देखना आ गया होगा कि नहीं आया। अगर आपकी कुंडली में नहीं लग रही तो बड़े किस्मत वाले हो आप। वैसे ज्यादातर जो है, कई लोगों के प्लेनेट तो 4-4 प्लेनेट आपस में 6-8 की टक्कर में बैठे होते हैं, सारी कुंडली नष्ट हो जाती है। वहां पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है जी, समझ आया? यस मैम। जी मैम। मैम ये तो कोई भी नहीं हो रही ना। नहीं हो रही ना? कोई कुंडली नहीं, कोई हाँ 6-8 जी की मैम। टक्कर में नहीं बैठा प्लेनेट? अच्छा है, नहीं मैम। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज देखनी है कि ये 6-8 की टक्कर को बड़ा इंपॉर्टेंस देनी है कि ये यहाँ पे आके सबसे ज्यादा जो है वो दिक्कत हो रही होती है, और हमें वो पता नहीं चलता कि ये जो आपस में, तुम्हें तो ये लगेगा कि भाई दो प्लेनेट आपस में फ्रेंड बैठे हैं, पर असल में वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा हिट दे रहे हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया? आगे चले, दृष्टियां मैंने क्लियर कर दी है आपको। इसके अलावा एक और चीज आपको बतानी है जिसको बोलते हैं धोखे की दृष्टि। अब वो धोखे की दृष्टि क्या होती है कि जो भी प्लेनेट, यहाँ पे भी शनि की ही 10वीं दृष्टि है यहाँ से ली गई है, लेकिन यहाँ पे इनको धोखे की दृष्टि बोल दिया है उसको। शनि की 10वीं दृष्टि को यहाँ पे धोखे की दृष्टि बोला गया, लेकिन वो 10वीं दृष्टि सिर्फ और सिर्फ शनि की नहीं ली गई। वो बोला गया कि जो भी प्लेनेट से 10वीं दृष्टि है, वो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं 10वें घर में जो प्लेनेट बैठा है, वो उसको कभी ना कभी उस प्लेनेट को धोखा देगा। जैसे सैटर्न बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो सैटर्न का 10th में, जो समझ लीजिए 10th में हाउस में बैठा है सैटर्न, और फर्स्ट में बैठा है सन। तो ये जो सन है, ये एक तरह से धोखा देगा। ये धोखे का प्लेनेट बन जाएगा कब? जब वो जो प्रॉपर जो है, इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है। मैं ज्यादा इसलिए डिटेल में नहीं जा रही कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। कि यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि धोखे की दृष्टि वो होती है कि जब भी स्थित ग्रह, किसी भी भाव में स्थित ग्रह अपने से 10वें भाव में स्थित ग्रह को उस वक्त हिट करेगा जब वो वर्षफल वगैरह में आएगा घूम के। जैसे कि शनि किसी के नेटल में बैठा है, सन किसी के नेटल में बैठा। अब ये कभी अगर वर्षफल में घूम के शनि फिर से 10वें में आएगा, तो ये एक तरह से धोखे वाला ही प्लेनेट, धोखे वाला ही घर बन जाएगा। अब ये धोखे वाला घर मतलब कि ये अच्छा करेगा या बुरा करेगा, ये अब उस टाइम के वर्षफल पे डिपेंड करेगा। ये दोनों ही कर सकता है। हो सकता है अचानक से आपको कोई बहुत बड़ी ऊंचाई पे ले जाए, कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप करवा दे आपसे, या फिर अचानक से बने हुए आपके फ्रेंचाइजी के पूरे मॉड्यूल को ही गिरा दे। तो धोखा दोनों तरीके से ही देखा जाएगा, किसी एक तरीके से नहीं देखा जाएगा। तो वो होगा कब? जब वो घूम के फिर से वहां पे आएगा। और इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है, जो ग्रामर का पार्ट है अगला, तो वो फिर आप धोखे का घर निकाल सकते हो, धोखे का प्लेनेट जो है निकाल सकते हो कि किस साल में मेरे साथ ये प्लेनेट बहुत अच्छा या बुरा कर सकता है। ठीक है? और ज्यादातर क्या नुकसान होता है कि हेलो। ज्यादातर कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में नुकसान ये होता है कि जो सैटर्न से रिलेटेड रिश्तेदार होंगे या आपके घर में वस्तुएं होंगी, ज्यादातर अच्छा या बुरा उन्हीं के साथ होगा। ठीक है? जैसे कि चाचा या ताऊ, या आपका घर, मान लीजिए कि कोई गाड़ी ली है आपने, या कोई फैक्ट्री है, कोई आपका काम है, प्रोफेशन है, तो ये अगर अटैक अच्छा या बुरा जो होना है, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही प्रकार से सब चीजों पे होगा। हो सकता है चाचा ताऊ बीमार हो जाएं, उनको कोई गंभीर चोट लग जाए, कुछ हो जाए, लेकिन इवेंट जो है वो जरूर होगा, अच्छा या बुरा। ठीक है? तो इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है, तब ये धोखे का ग्रह निकलता है। ये इतनी आसानी से नहीं निकलता, इसकी काफी मतलब मैथमेटिकल वो है। अब इसके बाद आपको मैं बताऊंगी सोया भाव और सोया हुआ ग्रह किसको कहते हैं। आपको भी
मैंने ग्रहों की ऊंच नीच वो नहीं बताई ना अभी तक, नहीं बताई ना अभी तक, ग्रहों की नहीं ऊंच नहीं नीच स्थिति नहीं बताई नहीं ना नहीं आपको, नहीं मैडम। नहीं बताई ना, ठीक है। अब वो आप लोग नोट कर लो, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग तो खैर देनी है आपको, वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप सुन लो। मैं एग्जाम्पल इसीलिए ये चार्ट बनाया कि आपको क्लियर हो जाए साथ के साथ, क्योंकि बिना चार्ट के आपको क्लियर होगा नहीं। तो जैसे कि हमारा जो पहला खाना आपको बताया है कि वो मेष राशि का है, सबको राशियों के नाम तो याद हो गए होंगे, यस मेष, मैडम। ठीक है। तो जिनको नहीं हुए वो कर लेना धीरे धीरे, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे पहला खाना मेष राशि का, और यहाँ पे इस राशि का स्वामी वो है मंगल। पहला देखना है राशि का स्वामी कौन सा है, मंगल। और यहाँ पे सबसे अच्छा स्थान, उच्च जो है पावर सबसे ज्यादा जिस प्लेनेट को दी गई है वो है सूर्य, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उच्च कौन सा है, सूर्य है। ये जो चीजें लिखी है मैंने, ये सारी चीजें पक्के घर है, इन इन प्लैनेट्स के पक्के घर है। इसीलिए मैंने यहाँ पे समझाना आपको सही समझा कि यहाँ पे आपको सन जो है वो उच्च का मान के चलना है। किसी का फर्स्ट हाउस में सन है तो मान लीजिए कि बहुत बढ़िया जो है वो व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति जो है हजारों लाखों क्या करोड़ों लोगों को साथ में चलने वाला, लेकर चलने वाला होता है। सूर्य पहले घर में है तो वो राजा है, तो उससे बड़ा राजा तो कोई और हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था कि वो जो डेस्टिनी स्टार वाले सर हैं अजय सिन्हा, अजय शास्त्री जी, उनका चार्ट उन्होंने चार्ट शेयर किया था मेरे से। तो उनके फर्स्ट हाउस में सन है, जुपिटर उनके 9th हाउस में। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि उसकी लाइफ में सब चीजें जो है बहुत बढ़िया, और बहुत कम, मतलब जैसे कहते हैं ना कि लोगों को सदियां लग जाती हैं कुछ क्राउड इकट्ठा करने में, स्ट्रगल में इतना टाइम लग जाता है अपना एक एम्पायर खड़ा करने में, और अपना जो है सोशल सर्कल खड़ा करने में। और इनको ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, इनके साथ लोग जुड़ते चले गए और बहुत अच्छा वो आज कर रहे हैं, है ना। और लोगों को भी, हम जैसे लोगों को भी वो हेल्प कर रहे हैं कि आप लोग भी आगे आइए। तो ये जो क्वालिटी है ना, सिर्फ और सिर्फ सूर्य लगन वाला व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा कोई और किसी में भी पावर नहीं है, और जो भी प्लेनेट आएंगे ना वो ईगो में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नीच कौन होगा, यहाँ पे नीच होगा शनि, फर्स्ट हाउस में, ठीक है। तो नेचुरल है, यहाँ पे फर्स्ट हाउस है, राजा का सिंहासन है, तो वहां पे राजा को बैठना चाहिए। वहां पे अगर घर का नौकर बैठ जाएगा तो स्थिति जो है वो बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, समझ आ रही ना। तो वो एक नौकर जो है वो क्या राजगद्दी को संभालेगा, उसको हार्डवर्क करने की आदत है, उसको अपनी जो है, मतलब समझ लो कि हमेशा दूसरों की हेल्प करने की आदत है, हर काम अपने हाथ से करने की आदत है, कोई आराम प्रस्ती की आदत नहीं है। हर वक्त उसको झुक के रहना है, जी हजूरी करनी है दूसरों की। तो यहाँ पे वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होएगा, क्योंकि उसकी हैबिट ऐसी है कि वो एक राजा की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सूर्य को इसीलिए नीच का बताया गया। दूसरे घर में चलेंगे, दूसरा घर जो है वो वृष राशि का है, और इस राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है। राशियों के स्वामी भी आपको पता होने चाहिए। वो क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि मान लो यहाँ पे कोई प्लेनेट है ही नहीं किसी हाउस में, तो आप क्या करोगे, उस राशि का स्वामी ढूंढोगे कि वो क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, यहाँ पे फिर वो काम आएगा। तो शुक्र जो है वो दूसरी राशि का मालिक बताया गया है। और दूसरे घर में चंद्रमा को उच्च का बोला गया है, ठीक है। तो मैंने पिछले, जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया था वैदिक में कि क्यों बोला गया उच्च का, क्योंकि जब किसी बच्चे का बर्थ होता है तो सबसे पहले उसको दूध चाहिए अपनी माँ से, तो इसीलिए फैमिली का हाउस बोला गया। और यहाँ पे चंद्रमा को उच्च का बोला गया कि एक स्त्री जो है, एक माँ जो है, वही पूरी फैमिली को जोड़ कर रख सकती है, इसके अलावा कोई भी नहीं रख सकता। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद जो है यहाँ पे कहते हैं कि ये जो माँ का घर है, यहाँ पे कोई भी प्लेनेट नीच का नहीं होगा।
यहाँ पे कोई भी प्लैनेट आ जाए वो अपना नीच का असर नहीं देगा, क्योंकि ये माँ जो है यहाँ पे उच्च का स्थान लेकर बैठी है। और इसके अलावा यहाँ पे पक्का घर, जो मैंने पहले चार्ट में ये लिखा हुआ, तो ये पक्के घर लिखे हुए ना सब प्लैनेट्स के, पक्का घर ये जुपिटर का है। ठीक है जी। इसके बाद तीसरे घर में चलेंगे। तीसरा घर है मिथुन राशि का। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। और तीसरे घर में यहाँ पे मेरी से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तीसरे घर में जो उच्च का प्लेनेट है वो राहु है। ये मैंने ना थोड़ा वैदिक का बीच में मुझे याद आ गई चीजें, क्योंकि दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे ये काट के आपको मार्स की जगह राहु लिखना। ठीक है। लाल किताब में तीसरे घर को काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, वैदिक में भी 3 और 6 का मालिक जो है वो बुध बताया गया है, लेकिन 3 और 6 में ही राहु को उच्च का बताया गया। बात घूम के है वहीं पे है। उन्होंने राशियां वाइज बना दिया, हम खाने वाइज चल रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे आपको राहु लिखना है कि थर्ड हाउस में बुध की राशि में राहु उच्च का होता है। अब यहाँ पे उच्च का राहु को क्यों बताया गया? राहु को उच्च का इसलिए बताया गया क्योंकि राहु सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल, सिर्फ सोच ही सोच, सिर्फ उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास हवाई किले हैं, शेख चिल्ली वाली सोच है उसकी। तो उसको क्या करना है, एक बुद्धि का प्लेनेट चाहिए उसको, जो उसकी जो सोच है उसको ट्रैक पर लाए। ठीक है। तो वो इसलिए यहाँ पे बुध की राशि में जो है राहु को उच्च का स्थान दिया गया। और मार्स यहाँ पे मार्स जो है, यहाँ पे पक्का घर जो है ना, तीसरा घर जो पक्के यानी कि बहन भाइयों का, जो छोटे सिबलिंग का है, ये उस पर्पस से यहाँ पे लिखा गया है कि तीसरा घर अगर लाल किताब से हम चले तो मार्स जो है यहाँ पे पक्का घर होगा, लेकिन उच्च का यहाँ पे सिर्फ राहु होगा और केतु यहाँ पे नीच का हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आप 2-4 बारी सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे चौथे घर में। चौथा घर जो है वो कर्क राशि का है। और कर्क राशि में जो पक्का घर है वो मून का है। मून का ही होती है कैंसर राशि। और यहाँ पे जो सबसे ऊंच का प्लेनेट माना गया है वो बृहस्पति को माना गया है। यहाँ पे बृहस्पति को सबसे ऊंच का ग्रह माना गया है। ये पक्का है। ऊंच के मैं अलग बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये पक्के घरों के प्लेनेट है, ऊंच के प्लेनेट अलग है, ऊंच नीच के। और यहाँ पे नीच का प्लेनेट फोर्थ हाउस में आएगा मंगल। तो जब मंगल फोर्थ हाउस में आता है तो मंगल बद बना देता है, इसीलिए बोला जाता है कि मंगल बद हो गया। चंद्रमा के घर में मंगल आ गया तो पानी में आग लगाती उस। ठीक है। घर में अशांति फैला दी। और फिफ्थ हाउस में चलेंगे। फिफ्थ हाउस में पक्का घर ये है, सिंह राशि बोलते हैं इसको फिफ्थ हाउस में। और पक्का घर जो है ये सूर्य का है। और यहाँ पे एक चीज देखिए कि जुपिटर को यहाँ का कारक जरूर बताया गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बताई गई कि कोई भी प्लेनेट फादर के सामने ऊंचा या नीचा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे भी कोई प्लेनेट जो है अपना बहुत जो है, कोई भी प्लेनेट जो है नीच और ऊंच की स्थिति में नहीं आएगा। ना यहाँ पे कोई ऊंचा मतलब शनि नीच का होगा, ना यहाँ पे मंगल नीच का होगा, ना कोई कोई भी मेलिफिक प्लेनेट जो है यहाँ पे कभी भी नीच के नहीं हो सकते फिफ्थ हाउस में। यहाँ जैसे मदर के हाउस में दिया गया है ना, सेकंड हाउस, यहाँ पे चंद्रमा को जैसे उच्च का, यहाँ पे फादर जो है फादर का पक्का घर है सूर्य का। तो यहाँ पे भी किसी प्लेनेट को ऊंच नीच की स्थिति नहीं दी गई है। बस बैठे हैं वो अपने अकॉर्डिंग, जो है जहां उनकी दृष्टि जा रही है उसके अकॉर्डिंग वो असर देंगे। इसके अलावा उसकी कोई और स्थिति नहीं है कि ना वो ऊंच का है वो ना वो नीच का, बस वो बैठा है फिफ्थ हाउस में। क्योंकि वहां पे सूर्य के अकॉर्डिंग होगा सारा कुछ। सूर्य के सामने किसी की नहीं चलेगी, कोई उसके सामने मतलब
पावर नहीं दिखा सकता। तो सूर्य के सामने किसी भी प्लैनेट को एक तरह से कोई स्पेशल जो है वो पोजीशन नहीं दी गई सूर्य के घर में। ठीक है, अब इसके बाद जो है पक्का घर तो बताया गया कि जुपिटर का है, लेकिन ऊंच नीच यहाँ पे कोई नहीं। उसके बाद 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस जो है वो कन्या राशि का है। कन्या राशि के भी मालिक जो है वो बुध है। 3 और 6 का, जैसे मैंने बताया कि तीसरी राशि का और छठी राशि का जो है स्वामी वो बुध ही है। और यहाँ पे उच्च के 2 प्लैनेट होंगे। 6th राशि में उच्च के 2 प्लैनेट होंगे। कौन कौन से? एक तो बुध यहाँ पे उच्च का होगा, और एक राहु यहाँ पे बुध का उच्च का होगा। तो यहाँ पे कंसेप्शन, दो तरह की मिसकंसेप्शन है। कई लोग कहते हैं 3rd में राहु उच्च का होता है, कई कहते हैं 6th में। लाल किताब ने दोनों जगह पे ही दे दिया उसको कि 6th में राहु है तो भी अच्छा काम करेगा, और अगर वो 3rd में राहु है फिर तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, यहाँ पे 6th हाउस में नीच क्या होते हैं? यहाँ पे नीच प्लैनेट हो जाते हैं शुक्र और केतु। ये नीच होते हैं। केतु यहाँ का पक्का घर है, ये अपना इसका केतु का 6th हाउस पक्का घर है। पर यहाँ पे जो नीच होते हैं, अगर केतु अकेला है तो कभी भी आप ये देखिए कि ऐसे लोगों के औलाद होने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है, क्योंकि केतु खुदाई का है ना, वो नीचे जाके बैठ गया, पाताल में जाकर बैठ गया। तो केतु को औलाद बोला गया है, लड़के के लिए बोला गया है। तो 6th में केतु है तो वो एक तरह से गड्ढे में चला गया है, बहुत गहराई में चला गया है। अब उसको बाहर निकालना पॉसिबल नहीं। तो शुक्र तो वैसे भी जो है यहाँ पे 6th हाउस में वैदिक में भी नीच का बताया है, और यहाँ पे भी नीच का बताया है। तो यहाँ पे 2 प्लैनेट खराब करते हैं, शुक्र और केतु। लेकिन फिर भी केतु का पक्का घर है, तो जब भी कोई प्लैनेट यहाँ बैठा हो आपके, कोई और प्लैनेट ना हो, तो आप केतु का वहां पे असर लेके चलिए कि केतु अंदर ही अंदर उस प्लैनेट को खराब कर रहा होता है। आप उसके भी रिजल्ट को साथ लेके चलिए कि कहीं पे अगर बच्चा होने में या जॉब में बार बार नहीं लग रही है, तो आप अगर केतु 6 का पक्के का उपाय करते हो तब भी आपको रिजल्ट मिलता है। उसके बाद चलेंगे हम 7वें घर में, जो है लिब्रा राशि, तुला। तुला राशि के पक्के, जो इस घर के जो पक्के प्लैनेट है वो तो आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा तुला राशि का स्वामी, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिए कि 2 राशियां हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक एक घर मिला है, वो है सूर्य और चंद्रमा। इसके अलावा सभी को 2-2 घर मिले हैं। तो दूसरे घर का भी शुक्र था, 7वें घर का भी शुक्र है। तो ये दोनों के स्वामी कौन हुए? शुक्र। शुक्र हुए। और इसके बाद यहाँ पे 7वें घर में उच्च का होता है शनि। तो ये चीजें यहाँ पे इसलिए बताई गई हैं कि मान लीजिए कि मरकरी और वीनस किसी का यहाँ बैठ गया है आके, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आप ये देखिए कि वो इस घर के पक्के प्लेनेट हैं। अगर किसी के यहाँ बुध और शुक्र बैठ गया है तो बहुत बढ़िया है, तो वो अपने पक्के घरों में आ गया। अब वो क्या करेगा? गृहस्थी को खराब कभी नहीं होने देगा, गृहस्थी को टूटने नहीं देगा। ठीक है, तो शनि यहाँ पे उच्च का हो गया, और सूर्य यहाँ पे क्या हो गया? नीच का हो गया, क्योंकि अपने से 7वें में आता है। ठीक है जी, चले आगे। यस मैम। अब आगे चलेंगे हम कि 8वें घर में वृश्चिक राशि में मंगल जो है, मंगल का ये राशि है 8वीं राशि और पहली राशि। मेष और वृश्चिक दोनों का मालिक मंगल है, लेकिन पक्का घर जो है शनि और मंगल दोनों का है। और इसमें जो है कोई भी ग्रह उच्च का नहीं बताया गया। 8वां घर कह रहे अंधेरे कुएं का है, यहाँ पे कोई भी ग्रह को कोई उच्च स्थान नहीं दिया गया। बोला गया कि सब कुछ यहाँ पे अंधेरे में आ जाएगा, अगर कोई भी प्लेनेट आता तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। 9वें घर में आ जाओ। 9वें घर में आप देखिए धनु राशि है, जिसका स्वामी जो है
धनु राशि का स्वामी जो है वो बृहस्पति है। और यहाँ पे जो प्लैनेट अपनी सबसे अच्छी स्थिति में होता है वो है केतु। केतु यहाँ उच्च का होता है और राहु यहाँ नीच का हो जाता है। और पक्का घर ये जुपिटर का ही है। इसके बाद चलेंगे 10वें घर में। 10वें घर में मकर राशि है। 10 नंबर राशि को मकर राशि बोलते हैं। इसका स्वामी जो है वो शनि है। पक्का घर ये शनि का ही है। और यहाँ पे जो उच्च का प्लैनेट होगा वो होगा मंगल। मंगल यहाँ पे सबसे अच्छी पोजीशन जो है वो दी गई है। और यहाँ पे नीच का प्लैनेट होगा बृहस्पति। अगर 10वें घर में किसी के भी बृहस्पति आ गया है तो वो नीच का हो गया। नीच से मतलब यहाँ पे अपनी पावर को वो बिल्कुल खो देता है वहां पे वो प्लैनेट। तो इसलिए वहां पे वो अच्छा नहीं रिजल्ट देगा, वो इस लायक नहीं होगा कि आपके लिए वो कुछ कर पाए। 11वें घर का जो मालिक है, मतलब 11वीं राशि का मालिक है, 10वीं और 11वीं का शनि है। मकर और कुंभ का मालिक शनि है। और 11वें घर में सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये बताई गई है कि 11वां घर भी 5वें घर से 7वां बढ़ता है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी किसी ग्रह को ऊंच या नीच स्थिति नहीं गई दी गई। और 11वें घर में भी किसी प्लेनेट को ना तो ऊंचा बताया गया ना ही नीचा बताया गया। ना तो किसी को बहुत ज्यादा पावर दी गई और ना ही किसी को निकम्मा समझा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु की गद्दी लगती है। यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया था कि आपकी जिंदगी में होने वाले हिसाब किताब जो है वो 11वें हाउस में हो गए। आपके प्रारब्ध जो है वो आपके 11वें हाउस से मिलेंगे। आपकी समझ लीजिए कि जो भी फिक्स आपकी एफडीज है ना जिंदगी के, जो पैकेज में आपके आया है कि इतने लाख की मिल रही है, तो वो लिख के आया है, तो उसको यहाँ पे कोई भी प्लेनेट ना ऊंच का होके छेड़ सकता है ना नीच का होके छेड़ सकता है। यहाँ पे पक्का घर जुपिटर का है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आप समझिए कि हिसाब किताब जुपिटर जो है यहाँ पे कर देगा। क्लियर है? यस मैम। आगे है 12वीं राशि मीन। मीन राशि जो है वहां पे मीन राशि धनु और मीन, काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग धनु और मीन का स्वामी बृहस्पति है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक अंतर आ गया कि 9वां घर अगर बृहस्पति का है तो वहां पक्का घर भी बृहस्पति को ही दे दिया गया है और उच्च का वहां पे केतु को बताया गया। यहाँ पे मीन वाली राशि में चेंज हो गया। यहाँ पे उच्च के ग्रह बताए गए शुक्र और केतु। ठीक है, शुक्र यहाँ पे ऊंच का होता है और केतु भी यहाँ पे ऊंच का होता है। अब यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी आपको, शुक्र और केतु को यहाँ पे ऊंच का क्यों बताया गया। लाल किताब में जो आपका बेड होता है ना, जो चारपाई होती है जिसको हम पलंग बोलते हैं, वो केतु का होता है और शुक्र आपकी वाइफ होती है। जब तक आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे जो भी अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हो, दोनों में से दोनों चीजें इकट्ठी होंगी तभी आप अपनी जिंदगी में जो है वो फुलफिल कुछ कर पाते हो अपनी जिंदगी में, है ना। तो यहाँ पे एक तरह से बेडरूम बताया गया है कि शुक्र जो है वो आपकी वाइफ या स्पाउस है और केतु जो है वो बेड है। ठीक है, तो ये एक तरह से गृहस्थ जीवन जो है शुक्र और केतु से आपका दिखाया गया है 12वें घर में। और यहाँ पे नीच कौन से प्लेनेट होते हैं? यहाँ पे नीच होते हैं बुध और राहु। यहाँ पे बुध नहीं लिखा हुआ, आप लिख लेना बुध और राहु। क्योंकि ये जब बनी थी ना ये पीपीटी, उस टाइम इतनी जल्दी में बनी थी कि मुझे पता नहीं था वहां पे क्लास देनी है, तो मेरे हाथ में जैसे जैसे आया मैंने बना दिया, तो कुछ चीजें जो है ध्यान से लिख नहीं पाई मैं। तो यहाँ पे नीच क्या होगा? बुध और राहु। ठीक है, और यहाँ पे उच्च क्या होगा? शुक्र और केतु। जब किसी के नेटल चार्ट में यहाँ पे राहु बैठ जाता है,
जो 12वें घर का पक्का प्लैनेट बताया गया है। जब नेटल चार्ट में भी आपके राहु बैठ जाता है तो आप ये बताइए कि कोई भी शरारती बंदा अगर आपके बेडरूम में घुस आए तो क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा सारा कुछ। यस मैम। बस इसीलिए बोला गया राहु यहाँ पे बहुत ही गलत रिजल्ट देता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है राहु 12th वालों के देखे जाते हैं। जो मेल फीमेल जो भी लोग हैं जो एक्स्ट्रा जो रिलेशंस में रहते हैं अपने घर बार अपनी फैमिली होते हुए भी, वो कहीं ना कहीं राहु 12th वाला उनको ऐसी बुद्धि जो है वो दे देता है। और दूसरा बुध यहाँ पे नीच का क्यों बताया गया? क्योंकि उसकी वजह यह है कि बुध जहां भी बैठता है वहां से उल्टा दृष्टि देता है 6th हाउस में। तो ऐसे पर्सन की बुद्धि जो है वो कहते हैं उल्टी चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। एक दृष्टि होती है बंदे की सीधी, चलो भाई इधर से इधर देखा, ये सीधी दृष्टि। अब ये तो उल्टा देख रहा है भाई, बुध में बैठकर 12 में बैठकर उल्टी दृष्टि होगी ना एक तरह से। अगर ये अपने घर में बैठकर 12 को देखे तो वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन वो एक ऐसे घर में बैठकर देख रहा है जहां से उसका घर बिल्कुल उल्टा है, ऑपोजिट पड़ रहा है। तो ऐसे बंदे की बुद्धि भ्रष्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगती, बस कुछ ही टाइम में बस समझ लीजिए कि ऐसे लोग पागलों जैसे बिहेव करते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कई बार कि जो लोग जो है बुध 12 वालों को यही समझ में नहीं आता कि वो शादी करने के बाद भी उनको ये चीज में डाउट रहता है कि मैंने जो शादी किया है या मैंने जो लाइफ पार्टनर चुना है वो ठीक है मेरे लिए या नहीं। क्योंकि राहु और बुध जो है ना यहाँ बैठकर आपके लेफ्ट लेफ्ट ब्रेन को इम्पैक्ट करते हैं। अगर यही राहु सेकंड हाउस में बैठा है तो आपके राइट ब्रेन को इम्पैक्ट करेंगे। आपको इतना भूखा कर देंगे ना पैसे के लिए, इतनी डिजायर्स आपको फैमिली को लेकर पैसे को लेकर इतनी बढ़ जाएंगी कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो हमारे लेफ्ट और राइट अपने हेड के सिर सिर के जो पार्ट है वो लेकर चलना आप हमेशा, कि जहां भी राहु जो है अगर सेकंड या 12th में बैठा है तो वो 12th में है तो आपके इमोशनल जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो इमोशनल पार्ट है, वो उसको डिस्टर्ब कर देगा, आपकी नींद हराम कर देगा। क्योंकि 12th हाउस कहीं ना कहीं नींद से जुड़ा हुआ है। और अगर वो सेकंड में बैठ गया तो वो क्या करेगा, आपकी फूड हैबिट्स को खराब कर देगा। धीरे धीरे उस खाने पीने की आदत, सिर्फ फूड हैबिट ही नहीं, इसके साथ एक और चीज भी देखी जाएगी कि खाने को मतलब सिर्फ वो खाना नहीं होता जो हम खाना खाते हैं। उस खाने का मतलब वो है कि आप कोई भी चीज, प्लीज होल्ड, चार्जिंग लगा दूं, चार्जिंग खत्म हो हाँ जी सॉरी, बीच में ना मैं क्या फोन बंद ही ना हो जाए कहीं लैपटॉप, मुझे लग रहा था। तो इस तरीके से जो है, इसीलिए 12th हाउस का राहु बहुत जो है डिस्ट्रक्टिंग माना जाता है। और सेकंड हाउस का भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो यहाँ बैठकर आपके दिमाग की भूख इतना बढ़ा देता है कि आप सोच भी नहीं सकते कहाँ तक वो आपको ले जाता है। और यहाँ पे बैठकर वो 12th हाउस में आपकी डिजायर्स को, पार्टनर्स को लेकर, जो आपके बेडरूम लाइफ को लेकर आपकी जो शेख चिली वाले ख्याल जो है
वो भी सिर्फ ऊपर के। यहाँ पे राहु सेकंड में तो फिर भी वो ये करता है कि कम से कम उसको कुछ आगे वेल्थ के लिए, कुछ चीजों के लिए वो प्रेरित करता है, लेकिन यहाँ पे बैठकर तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इच्छा पूर्ति के लिए ही काम करता है और कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको इमोशनली अपना मन जो है वो खुश करना है और कुछ नहीं करना है इसको। तो बहुत अच्छी कंडीशन यहाँ पे नहीं मानी जाती, अच्छी बहुत अच्छी क्या होती नहीं है अच्छी कंडीशन किसी भी तरीके से। आगे चलेंगे हम, सोया घर किसे कहते हैं। तो सोया घर जो है इसका कॉन्सेप्ट ये है, सोया भाव या सोया घर किसको कहते हैं, स्लीपिंग स्लीप हाउस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ये कॉन्सेप्ट भी सिर्फ लाल किताब में है और कहीं पे नहीं है, ये कहीं पे भी मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक। ये इसका एक यूनिक है कि मान लीजिए कि बोला गया कि जिस भाव में कोई ग्रह ना हो या भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो। सिंपल लैंग्वेज कि मान लीजिए सेकंड हाउस खाली है, सेकंड हाउस के ऊपर किसी की दृष्टि भी नहीं है। दृष्टि इन द सेंस कि कैसे पड़नी थी दृष्टि, अगर शनि यहाँ पे आ जाता तो पड़ जाती, ठीक है। तो इसका मतलब जुपिटर यहाँ बैठा है, बाकी प्लैनेट सब इधर उधर बैठे हैं। तो जुपिटर, एक जुपिटर वाला जो ये वाला सेकंड वाला हाउस है, ये यहाँ पे जुपिटर मत समझिए, खाली खाली समझिए इसे, ठीक है। तो इस हाउस को आप सोया हुआ घर समझेंगे, जिस घर में कोई प्लैनेट ना बैठा हो और उस घर में किसी प्लैनेट की दृष्टि भी ना पड़ रही हो, 25-50% की और 6-8 की दृष्टि भी, या फिर आप समझ लीजिए जो बुध की उल्टी या फिर शनि की उल्टी दृष्टि पड़ती है, कुछ भी ना पड़ रहा हो, तो वो जो भाव है आपका, जो भी है मान लीजिए वो सोया हुआ है, उसके जो कारक तत्व है आपके लिए नील है, वो आपको कोई रिजल्ट नहीं दे, वो आपके लिए खत्म है। तो उसको सोए भाव को जगाना होता है, वो आगे प्रिडिक्शन का पार्ट है कि वो भाव कैसे जगाते हैं। अब आएगा कि सोया ग्रह, यहाँ पे क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दो, क्योंकि इसके बाद ये लास्ट ही है, इसके बाद एक टॉपिक और रह गया। तो मैं क्या आपका ये खत्म कर दूं, फिर मैं आपकी एक Q&A क्लास ले लूंगी। आप प्रैक्टिस करके मेरे को 2-4 दिन में मैसेज कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगी किसी को कोई भी डाउट हो दोनों क्लासेस में से, ठीक है। तो ये सोया भाव समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैडम। ठीक है। अब हम चलेंगे सोया हुआ ग्रह किसे कहते हैं। सोए हुए ग्रह में क्या होता है कि मान लीजिए किसी का मून बैठा है 4th हाउस में, और इसके सामने वाले घर में इसको इसकी एनर्जी रिसीव करने के लिए, इसकी पावर रिसीव करने के लिए कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। तो अब ये ग्रह जो है, जो अपनी बहुत सारी वेल्थ देना चाहता था सामने वाले घर को, वहां पे कोई प्लेनेट नहीं है, तो इसकी दृष्टि क्या हुई, खाली चली गई। अब मैम आप बोल रहे थे ना कि अगर ये भी खाली हो तो वो भी खाली हो तो क्या होता है। हाँ अब ये जी। होता है कि उस प्लेनेट का जो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना है, अगर किसी का नेगेटिव रिजल्ट मान लीजिए बच गया कि भाई ठीक है सूर्य ने 7th में दृष्टि डाली तो बच गया, नीच हो गया, बाकी सामने वाला कोई प्लेनेट, लेकिन सूर्य की और जो पॉजिटिव चीजें थी जो मिलनी थी, सामने रिसीव करने वाला बंदा ही नहीं खड़ा। मैं आपको कोई चीज देना चाहती हूँ, आप अपने घर में ही नहीं मिले मुझे, तो मैं तो अपने जी। घर, मैं तो वो चीज फिर वेस्ट हो गई ना मेरी, तो मैं तो आपके घर तक लेके आई थी, वो तो वेस्ट हो गई ना। हाँ जी। तो ये होती है सोया हुआ ग्रह, इसको बोलते हैं। तो ये किसी भी हाउस में ऐसा हो सकता है, उसके साथ किसी भी घर में वो सोया हुआ हो सकता है कि मान लीजिए जी। कि 3rd में मार्स है और सामने 9th में कोई प्लेनेट नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि इस पर्सन का जो वो करेज करेगा, जो हिम्मत करेगा, जो तीसरे भाव से अच्छे प्लेनेट कोई बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठा है उच्च का, और वो कोई आपको भाग्य में बढ़ोतरी करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कोई प्लेनेट ही नहीं बैठा। अब उसकी जितनी भी चीजें है ना वो यहीं पे सिमट के रह, जी। वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो सारी चीजें यहीं पे सिमट के रह जी। जाए। मैम ये दृष्टि अगर पड़ रही हो तो, जैसे 3rd खाली है हम्म उसी के मालिक की,
कैसे पड़ेगी दृष्टि में? मैम नहीं, वैदिक के हिसाब से पढ़ रही है, इसके वैदिक हिसाब नहीं, से नहीं। वैदिक को तो छोड़ दो मैम, ये जी वैदिक की जी, बात ही नहीं इसके हो रही ना, हिसाब बिल्कुल इसके नहीं। हिसाब से नहीं है मैं मैम। बताती हूँ, देखो जैसे मार्स मान लीजिए तीसरे में कोई प्लेनेट बैठा है, वो अपनी दृष्टि डाल रहा है 11th में। जी छोटा भाई बड़े भाई को कुछ देना चाह रहा है, बड़ा भाई जी घर में है नहीं, जी। अब क्या होगा? अब वो ले नहीं जाएगा देगा। वापस, अपने जी घर में ही जी। रख लेगा, कहेगा चल ठीक है, मैं तो देने आया था, तू मिला ही नहीं। हाँ जी। तो ऐसे में ग्रहों को जगाया जाता है। ऐसे में ओ, चीजें जो है, जो हम स्टोन्स वगैरह पहनते हैं ना, ब्रेसलेट पहनते हाँ हैं, जी जो कड़ा पहनाते हैं जी। हम लोग, या रिंग पहनाते हैं, ये सब चीजें 3 और 11 के कॉम्बिनेशन को देखकर ज्यादातर पहनाया जाता है। हम्म। और ठीक जैसे है। मैम ये फिफ्थ और नाइन्थ का, मैम इसमें भी फिर नहीं हाँ, बैठे यहाँ भी सेम या ही नहीं? होगा कि अगर फिफ्थ में कोई अच्छा। प्लेनेट बैठा है, हम्म। दृष्टियां यहाँ से उधर जा रही है ना, 5 से 9 में जा रही है, 9 से 5 में नहीं आ रही। ओके ओके ओके, हाँ जी। यहाँ से सिर्फ 5, मैंने बोला ना, एक ही साइड जाती है, वापस नहीं आती। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। सब एक ग्रहों से में एक का से मतलब 7 सब। में गई है, हाँ जी 1 से 7 में गई, 4 जी से जी। 10 में वापस नहीं जाएगी, 5 से 9 में ओ, जाएगी, तो 9 से 5 वापस नहीं आएगी, वो वहीं पे रुक जाएगी। ओके ओके। तभी तो सोया ठीक हुआ है। घर और सोया हुआ जो भाव है वो देखेंगे ना हम। अगर दृष्टियां ही हाँ आपस में जी मिलती रहेंगी, तो फिर काहेगा सोया हुआ ग्रह, तो हाँ जी काहेगा। ये इनका जी यूनिक जी जी। कॉन्सेप्ट है लाल किताब का। ठीक है ठीक है ठीक। समझ में आया ना? तो जी ये जी है। जी हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे बुध बैठा है 9th हाउस में, वो अपनी उल्टी दृष्टि से 3rd हाउस को देखता है, और 3rd हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो इट मीन्स कि वो बुध का जो काम है ना, और भी ज्यादा डैमेजिंग हो जाएगा। यहाँ पे बुध बहुत ज्यादा बुरा रिजल्ट देता है 9वें घर में। तो मतलब इनके हिसाब से जो लाल किताब में बताया गया कि आपकी जो प्लेनेट बैठा है किसी घर में, सामने वो चाहे बैड है चाहे गुड है, वो उच्च का है, वो नीच का है, वो पक्का ग्रह है, वो किसी तरीके का भी है, उसको ना रिसीव करने वाला हाँ सामने जी। प्लेनेट जरूर होना चाहिए। ठीक है। हम्म, अगर जी आपको अपने बड़े भाई से लगाव है बहुत ज्यादा, और आप उससे मिलना चाहते हो, और वो दरवाजा ही नहीं खोलता आपको देखकर, तो जी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 11th हाउस की फिर कोई रेमेडी करनी पड़ेगी, या फिर हाथ में कुछ जो है लेफ्ट राइट का, जैसे राइट हैंड हमारा छोटे भाई की तरफ है, जी और लेफ्ट हैंड हमारे बड़े भाई की तरफ जी है। एक और जी लेफ्ट जी राइट का कॉन्सेप्ट भी है, जो कि जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं हीलिंग वगैरह से, मैंने पढ़ा जैसे कि राइट हैंड जो जी है आपका, जब कोई चीज को बढ़ाना हो, जी मैम। जब किसी चीज की एनर्जी को बढ़ाना हो, तो आप राइट में डालो उसको, और जी। जब किसी चीज को घटाना हो तो उसको लेफ्ट में डालो। हम्म, ठीक है। तो आप अगर कोई भी, जैसे कि राहु की किसी की भी चीज कोई भी हम डालते हैं मान लो, तो अगर हमने 3rd हम्म, हाउस की उसकी एनर्जी को बढ़ाना है, राहु की कोई चीज हम डालते हैं अपने हाथ में, जैसे कि मैंने फिरोजा पहना, जी कि फिरोजा, हालांकि कई लोग ये मैंने पहना, तो मेरा 3rd हाउस का राहु है, जी। तो सैटर्न की राशि है, तो मैंने उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बना के अपने हाथ में जो है राहु और सैटर्न का कॉम्बिनेशन अपने हाथ में डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका रिजल्ट। ओके। तो ये चीज होती है हम्म, कि आपका करेज बढ़ाने के लिए, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए स्टोन वगैरह पहनने से अच्छा है आप ब्रेसलेट पहने। एक तो वो सस्ते होते हैं, ओके। अगर आपको हाँ सूट जी हाँ भी नहीं जी किए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हाँ आप उसको फेंक ही दोगे ना, 200-400 रुपए की चीज है, तो आपको दुख भी नहीं होगा। जी और दूसरा क्या है, जी। इन इन स्टोन्स का क्या है कि जो ब्रेसलेट्स होते हैं, इनका फायदा ये है कि आप अगर कोई स्टोन खरीदते हो, तो वो सिंगल एक खरीदते हो, और इस हाँ ब्रेसलेट में जी कम से कम 20 से 25 स्टोन्स होते हैं। जी ठीक है। अब ये इनकी पावर उससे कई सौ गुना ज्यादा हो जाती है, चाहे ये उसके उससे सेमी हाँ प्रीशियस ही है, चाहे जी वो जी जी ओरिजिनल है, जी। चाहे वो ओरिजिनल है। सेमी प्रीशियस किसको बोलते हैं? कि जैसे सब्स्टिट्यूट समझ लीजिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी अल्टरनेटिव। जी अल्टरनेटिव समझ लीजिए। ठीक है। जी जी तो जी। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल चीज सूट ही करे, तो अगर असर देना है ना, तो वो सेमी प्रीशियस स्टोन भी बहुत अच्छा देता है।
मैंने बहुत महंगे मैडम महंगे जो है वो चीजें पहन के देखी हैं, उनसे ज्यादा बेनिफिट मुझे ब्रेसलेट से हुआ। मैडम एक क्वेश्चन है मेरा। जी। आपने जैसे कहा कि जो ग्रह जहाँ बैठता है वहां से नौवे में उसकी जड़ देखी जाती है। हम्म। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, कल जैसे मैंने आपको मेरे पापा की कुंडली दिखाई थी, बताई थी, जी। तो वहां पर मंगल लग्न में है, हम्म। शनि पांचवें में है। हम्म। तो यहाँ पर भी तो शनि से नौवा मंगल आ गया। हाँ, तो फिर आप ये देखिए ना, ऐसे पर्सन की शनि से अगर नवम हम देखेंगे तो उसका लगन आ गया, ठीक है। तो अब ये बंदा जो करेगा ना, ये सेल्फ से करेगा, अपनी हिम्मत से हाँ करेगा जो भी करेगा। हाँ अब वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। शनि की अगर हाँ नौवीं दृष्टि यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मान लीजिए मंगल की जगह राहु बैठा होता हाँ। तो इनको विदेश में ले जाता। ओके। तो इनको करने की हिम्मत आ गई, इसका मतलब शनि की, अगर शनि की जड़ में कोई एंटी और प्लेनेट बैठ जाता, मंगल बैठा है ना, तो हाँ मंगल बैठा है। मंगल और शनि की तो हालांकि आपस में अच्छी अच्छी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन हम्म। उसकी रूट है वो, तो मंगल वहां रूट में बैठ के खराब नहीं करेगा, उसको ओके। देगा सब कुछ। तो मैडम अभी जैसा शुक्र चंद्र बृहस्पति 10वें घर में है, तो भी 10 अंधे को खाना खिला सकता हूँ मैं, जो पापा। शुक्र क्या है, शुक्र? मैडम फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप एक बार फिर से देखेंगे हाँ हाँ, बताओ। पेन पेपर में, आप जो कल बताए थे। जस्ट मंगल मिनट, लग्न में जस्ट है। जस्ट मुझे पेन लेने, क्योंकि मुझे ना ऐसे नहीं ध्यान रहता। आई थिंक बनाया तो था मैंने आपका। तो कल बनाया था शायद। हाँ, आपने बताया था कि चंद्रमा, गुरु और जो है शुक्र। शुक्र बैठे हैं 10th हाउस में, और सन बैठा है आपका 11th में, यही था ना? हाँ, और एक बार फिर से रिपीट कर देंगे मैडम। हाँ, आपने बोला मंगल स्कॉर्पियो का है, वो लगन में है। हाँ सैटर्न आपका 5th में है, राहु 6th में है। हाँ। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका चंद्रमा, गुरु और शुक्र जो है 10th में है, सूर्य जो है वो 11th में है, और बुध और केतु हाँ आपके। तो यहाँ पे 11। आपके फादर की जो मेन दिक्कत आ रही है ना, वो 12th हाउस से आ रही है। हाँ, और प्रोफेशन में बहुत प्रॉब्लम है। वो बुध का उपाय करना पड़ेगा उनको। तो ठीक है मैडम, आप बोल रहे थे बुध का बाद में बताएंगे, आप बाद में। हाँ हाँ हाँ, वो सब उपाय आएंगे। ये जैसे ही बुध का करेंगे ना, अभी किसी का हाँ। करवाया था मैंने, हालांकि वो उपाय इतनी आसानी से होता नहीं है, बट फिर भी चलो, हम्म। जो आज के टाइम में पॉसिबल है वो कर दो भगवान का नाम लेकर। तो अभी वो तो ये। कच्चे घड़े 12 जो लेकर ना, वो कच्चे घड़े जो 12 पक्के हुए नहीं होने चाहिए, कच्चे हम्म। कुम्हार से लेकर वो प्रवाहित करने होते हैं आपको साल में एक बार। तो वो वो मैडम। उपाय उपाय करते ही ना बंदे के जो है वो हम्म। रिजल्ट आ जाता है उसके प्रोफेशन में। अभी मैं बताती हूँ, अभी पिछले साल मैंने किसी का कराया, तो वो पूरी दुनिया में घूम लिए, लेकिन कहीं भी कच्चे घड़े नहीं देते कुम्हार, क्योंकि उस पे हम्म। जादू टोने होते हैं, उस पे बहुत कुछ होता है जो मुस्लिम लोग कई करते हैं, मतलब उस पे कुछ लिख के करते हैं, तो उनको पता है कुम्हारों को, वो नहीं हम्म। देते हैं, आपको देंगे ही नहीं चाहे आप 2 लाख रुपए उनके आगे रख दो। तो अब हम्म। मैंने अब ऐसी स्थिति में उनको बोला कि करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस बच्चे को हम्म। बहुत परेशानी थी। तो मैंने उनको हम्म। बोला कि आपको जो मिलते हैं ना, वो ले लो, छोटे छोटे अपने सर के साइज के, 8-10 का हम्म। इंच का घड़ा ले लो, और ले लो 12 घड़े, ढक्कन समेत छोड़ दो पानी में। और कैन अच्छा। यू बिलीव कि उस बंदी ने किया, और उसको हफ्ते के अंदर, हफ्ते या 10 दिन के अंदर, कोई उसकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई उसकी कोई जान पहचान नहीं थी, उसको जॉब इतनी बढ़िया मिली, ऐसे स्कूल में उसको मिली कि सब सरप्राइज थे कि ये कैसे हुआ। तो तो मैडम मुझे, पहले में। हाँ बताइए, बोलिए मैडम। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि बेशक लिखा है, मैंने बोला ना, देश काल परिस्थिति निर्भर करती है। जब ये हम्म। उपाय लिखे गए कच्चे घड़ों के, उस टाइम शायद दे देते होंगे, हाँ। इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग सीधे बहुत थे, लोग एक दूसरे को हम्म। नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन से कुछ नहीं करते थे। लेकिन अभी जो इस टाइम पे है ना, हर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चाहता है। ओके मैडम। तो वो अब लोग भी होशियार हो गए कि भाई मेरे को अपना नुकसान थोड़ी कराना है, मेरा अपना बिजनेस थोड़ी बंद करवाना है। मुझे ओके। खुद अपना उपाय करना था लास्ट ईयर, मुझे नहीं मिले घड़े। मैंने पूरे यहाँ पे हमारे दिल्ली में होलसेल मार्केट है घड़ों की, उन्होंने बोला आप 10 लाख रुपए भी रख दोगे ना हमारे आगे, तो हम नहीं देंगे। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? फिर कुछ नहीं, फिर वो पक्के ले लेंगे जो है, भगवान का नाम लेके भाई दे दिया।
अब अपने आप करते रहो जो करना है। उसको भी तो पता है ना कि मैंने कोशिश की, बस वो कोशिश है मेन चीज। तो वो फर्क पड़ना है तो उससे भी पड़ जाना, कहने का मतलब ये है। तो मैडम मैं पहले कर ले। शुक्र चंद्र 10 संध्या को खाना खिला देता हूँ, हाँ उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ फिर एक बार। ठीक है ठीक है। आप ये जैसे खिलानी शुरू करोगे, इससे बहुत चीजें फर्क पड़ेंगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप एक बार तसल्ली से कुंडली जैसे मैंने बताया वो चेक करना, उसके पॉइंट्स नोट करके मुझे बताना कि कौन सा घर सोया हुआ है और कौन सा ग्रह सोया हुआ है। क्या पैसे वाला ग्रह तो नहीं कहीं सोया हुआ? ओके मैम। कहीं पे ऐसे है तो फिर उसको जगाया जाए। ठीक है मैम। समझ में आई ना? तो काफी हम्म। सारी चीजें जो सीखने वाली हैं, जो आप सीखोगे आगे। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए इसकी प्रोडिक्शन बड़ी मार्वलस है, बड़ी मिरेकलस होती है। कि अगर वो पढ़नी आ जाए, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप 10 दिन में 20 दिन में, नहीं। हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल लग जाए। बट अगर आपको इसके थ्रू चीजें पकड़नी आ गई ना, तो वैदिक वैदिक सब पीछे रह जाता है। वो आप सीखो जरूर साइडवेज, क्योंकि इसके कई कॉन्सेप्ट वो क्लियर वैदिक से ही हो रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप नहीं उलझो। स्टार्टिंग में उलझ जाएंगे ना दो चीजों में, तो फिर गड़बड़ है। आप किसी एक चीज को ही लेकर पढ़ो। जो भी लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, मैं उन सभी को यही सलाह दूंगी कि पहले लाल किताब सीखो। आप जैसे ही लाल किताब में थोड़े से एलिजिबल हो जाओगे, इस लायक हो जाओगे चीजों को समझने के, आपको वैदिक ऐसे चुटकियों में आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। मैडम फिर आप मेरे हाथ में पहली बुक लाल किताब आई थी। तो वो डेस्टिनी है ना आपको। मंगल कहाँ है आपका? मंगल मेरा शायद तक 7वें में है। 7वें में। बस फिर ठीक है। मंगल जिनका खराब है ना उनको जरूर। आपकी शादी लेट हुई है क्या? नहीं, शादी अभी हुई नहीं है। ओल्लस। कितने साल के हो गए आप? नहीं, करनी भी नहीं है शादी। चलो। उसका कारण करनी ही सोसाइटी नहीं में है। जो डिस्टर्बेंस है मैरिज लाइफ को लेके, हाँ वो देख देख के और मन नहीं करता फिर। कोई बात नहीं, वो चलो फिर बात करेंगे किसी दिन। ठीक है, करेंगे। शादी ना करना कोई इलाज नहीं है। हाँ नहीं, नहीं होता कई लोगों का मन। बट क्या होता है ना, ये जो शादी करना ना करना, ये आपके प्लैनेट्स की ना कंडीशन पे डिपेंड करता है। हम्म। वो आपकी जो मनोस्थिति है ना, मैंने बताया ना, 12वें घर में बता दो क्या बैठा आपके। केतु। बस फिर हो गया काम। बस हो गया, मेरे को मालूम है, इसलिए मैं चुप बैठे रहता हूँ। नहीं तो मेरे ऐसा कुछ मैं नहीं है। ऐसा कुछ नहीं नहीं है कि केतु मतलब नहीं 12वें घर में है तो बंदा जो है वो क्या नहीं, होता है। मैं मैडम बताता हूँ मैं, मेरे घर के आसपास हम्म। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मिलेंगे, डाइवोर्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, अगर मेरे घर में आप आके थोड़ा आधा किलोमीटर आगे पीछे जाएंगे तो डेली का जो सुनता हूँ मैं, वो चीज से मन वो और वो उसका वैराग। देखो, मैं वही तो कह रही हूँ कि लोग कहते हैं ज्योतिष काम नहीं करता। भाई मैं कहती हूँ कि ज्योतिष के अलावा कोई काम ही नहीं करता। हाँ। मैं और तो सही कह रहे हैं। लोग लोग कहते हैं कि ज्योतिष जी पखंड है, पंडित ये पंडित। मैं कहती नहीं हूँ नहीं, कि मैं इतने मैं मैं 100% मानता हूँ ज्योतिष को। सब मानना ही चाहिए। वो तो नहीं मानेंगे तो वक्त बना देता है। जो लोग आज हाँ कहते हैं ना हाँ। हम मानते नहीं, तो ये जो और एक चीज मैंने मैंने नोटिस किया हूँ, जो लोग बोलते हैं ना मैं ज्योतिष को नहीं मानता, वो सबसे ज्यादा मानते हैं ज्योतिष को। वो कोई लेकिन टाइम, छुप कर अरे छुप लेकिन के कहीं अंदर अंदर ना उनके खोजबीन लगी रहती है कि हाँ। आखिर ऐसे कुछ होता है क्या, नहीं होता, कैसे होता है। केतु 12 के लिए जो सबसे अच्छा प्रैक्टिकल रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। बोलिए। बात शादी की नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मैरिज करो जब, लेकिन हाँ नहीं, जो इंटेंशन जो आपकी नेगेटिव हो रखी है, जो आपको लगता है हाँ। कि नहीं मेरे ऐसे, इसका ऐसे हुआ, इसका ऐसे हुआ, ओवर थिंकिंग बढ़ा रखी है बहुत ज्यादा। हम्म। जस्ट अच्छा आपका भला करी दूं जरा मैं। मैम आप सबका भला करते हो। नहीं नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि केतु 12 तो शादी तो मतलब ही नहीं है। कुत्ता पाला हुआ है आपने? नहीं नहीं? नहीं, शौक है आपको कुत्ता पालने मेरे को गाय का ज्यादा शौक है कुत्ते से। गाय का? थी भी मेरे पास,
गाय को नहीं, गाय को नहीं पालना, गाय को नहीं पालने की जरूरत। गाय की सेवा कर दो, वो अलग चीज है, बाहर में घर में गाय की सेवा कर सकते हो। बट आप ना एक हम्म। छोटा सा कुत्ता पालो। कौन सा रंग का? यहाँ पे रंग तो नहीं बताया गया, यहाँ पे ये बोला गया कि जैसे आप लेके आओगे तो हो सकता है वो मर जाए कुछ दिनों में। ओके। किसी भी तरह का ले आओ, कुत्ता पालो। उसके बाद उसको अगर अगर तो वो चल गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं चला फिर से ले आना। तो वो 43 डेज के अंदर जो लाते हैं वही क्या? हाँ, वो 1 डेढ़ महीने का जो लाते हैं, छोटा ही लेके आओ। हाँ हाँ उससे हाँ। क्या होगा, उससे क्या होगा, यहाँ पे लाल किताब में बड़ा अच्छी चीज बताई गई है कि जो प्लेनेट आपका खराब हो ना उसको घर में जगह दे दो। मैडम लेकिन एक चीज बताइए, सोसाइटी के अंदर कुत्ता कैसे पालेंगे? घर, या घर ही है, घर है फिर रखने की जगह तो नहीं है, तो आप कैसे करेंगे आप? सोसाइटी में पाल नहीं सकते मतलब? मतलब अभी मैं जहाँ रहता हूँ हम्म। वहाँ आप घर के अंदर को मतलब कुत्ता अगर रख नहीं पा, मान लो मान लो कहीं पर आप कुत्ता रख नहीं पा रहे हैं तो? तो फिर एक काम करो ना, आप फिर रेगुलर जो है ना कहीं हम्म। पे अपनी रूटीन में बनाओ कि आपने डेली कुत्तों की सेवा करनी है। ओके ओके। फिर ये हो डेली बना, जाएगा। फिर डेली करो आप के कुत्ता, आपको पता है ना साइंटिफिक रीजन है कुत्ता पालने का, कि जब आप हम्म। उससे बात करते हो, जब उसको हाथ लगाते हो ना, तो आपका ऑरा क्लीन होता है, वो आपकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। आपका माइंडसेट इतना ना नेगेटिव हो चुका है कि आप किसी हाँ चीज को अपने नजदीक नहीं आने देना चाहते। मैडम, मेरे पास 100 से ज्यादा कुंडली बिल्कुल। है जो डाइवोर्स की है। कोई बात नहीं सर, ये- वो फिर क्या हो गया, उससे क्या होता है, ठीक है। एक तो आप कुत्ते की सेवा शुरू करनी है, और दूसरा एक उपाय आपको करना है कि ओके। दूध लेना है आपको। हाँ दिन में किसी भी हाँ टाइम ले लो, थोड़ा सा दूध लो। उसमें अपने, वैसे ही मैं कंसल्टेशन से देती हूँ, पर चलो हाँ कोई सब। बात नहीं। ठीक कोई है ठीक बात है, नहीं, थैंक आप यू। लोग मेरे ग्रुप में हो ना, आपकी मुझे देख कर लग रहा है कि आपको जरूरी है, तो इसलिए दे रही हूँ कि दूध जो है ना, हाँ। आपने क्या करना है कि दूध लेना है और उसमें अपना अंगूठा डिप करना है, ओके भिगो के उसको डेली बच्चों की तरह चूसना है। ओके आपको वो दूध अंगूठे से ही पीना है, मैम ये क्यों? डिप करके। ओके, समझ गया मैं। ठीक है। ये क्यों मैम? हाँ ये मैम बड़े डीप चीज है, कहीं पे डिटेल में लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ जो मैं अच्छा समझी जी। हूँ, कि अंगूठा जो है शुक्र का होता है। हाँ जी। यहाँ पे अच्छा जी। यहाँ पे लाल किताब में शुक्र का अंगूठा बोला गया है। तो दूध ओके एक तरह से चंद्रमा है, और जो जी। उसमें भिगो के जब आप लेते हो तो एक तरह से यहाँ पे हेल्प दी जा रही है शुक्र की। ओके। किसको? शुक्र को केतु के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि शुक्र और कनेक्ट केतु किया मिलकर जाए। आपकी मैरिड लाइफ चलाते हैं। ओके। ओके। आपकी मैरिड लाइफ नहीं बनेगी जब तक केतु के साथ शुक्र नहीं जुड़ेगा। एक और काम करना, आपके साउथ ईस्ट हम्म में हम्म, आप एक गाय का या तो पिक्चर यस। रख दो, या फिर एक है छोटी सी छोटा वो सा है, स्टैचू लगा दो। वो है। साउथ ईस्ट में है। हाँ मैडम, शायद साउथ ईस्ट में, फिर भी वो चेक कंफर्म कर लूंगा। चेक चेक कर लेना, आप साउथ ईस्ट में रखो, हम्म फिर कुछ नहीं होता। ओके। ठीक है। तो हम्म। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को? कोई नहीं, आप बाद मैडम, में पूछ लेना जो मैडम भी। इसका रिकॉर्ड जरूर जरूर दीजिएगा मैडम मेरे को। इसका तो मैं सही बिल्कुल है। नहीं देने वाली। नहीं मैडम, जरूर दीजिएगा, इसका तो मेरे को दीजिएगा। सही बात। इसका तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाली। सो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो मैंने अपनी तरफ से कोर्स कंप्लीट जी। करा दिया, जितना प्रॉमिस किया था कुछ भी रहता नहीं है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होंगे मुझे बीच में वीक में आप बता देना, मैं आपको 1 घंटा दे दूंगी, और आप अपने जो है क्वेश्चंस पूछ लेना। मैडम इसका रिकॉर्ड मुझे कल तक मिल जाएगा क्या, कल परसों नहीं तक? नहीं, मैं अभी अभी भेज रही हूँ, आप टेंशन मत लो, आप शुरू ठीक है करो। मैडम, थैंक यू। ठीक है। तो आप ठीक शुरू है। करो वो जो मैंने रेमेडी बोली है, और आप देखना। देखो, मैंने उधर वेबिनार में भी यही चीज बोली थी कि बात हाँ यहाँ पे शादी की या किसी चीज की नहीं है। आपकी हाँ। आपकी जिंदगी में अगर बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती, तो वो लोग क्या सुखी नहीं रहते? ऐसा नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगर किसी शादी को लेकर या किसी के रिलेशंस को नेगेटिव लेकर थॉट्स। आपके दिमाग में अगर एक कीड़ा घुस गया है, जो केतु कीड़ा होता है, तो वो कीड़ा घुस गया है, उस कीड़े हाँ को निकालना बहुत जरूरी है। नहीं, समझ गया मैडम मैं। तो आपको कहीं भी अपने दिमाग में ये फितूर नहीं रखना
कि मेरी जो वाइफ आएगी या पार्टनर आएगा, वो मेरे साथ ऐसा ना कर दे, वो मेरे साथ ऐसा ना कर दे, सबके साथ ही ऐसा होता है, मैं कौन-सा कुछ ज़्यादा हूँ, ये है, वो है। ओवर डिज़ायर ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कर्म करना, वो आप ओके करिए। मैम। जो आपने ओवर डिज़ायर बिना मतलब से पाल रखी है ना, वो निकाल दो आप, ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी का यहाँ तक जुड़े थैंक यू मैम। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूँगी अगर आपने कोर्स करना होगा, आपका तो शुक्रिया ग्रुप मैम। में मैं भेज दूँगी सारी डिटेल्स 2-4 दिनों तक, ठीक है? अभी यस आप मैम। इसको समझो, नेक्स्ट वीक हो सकता है मैं स्टार्ट करूँगी अगर करूँगी तो फिर मैं बता दूँगी उसमें ऐसे ही मैं टुकड़ों-टुकड़ों में ही चीज़ें लूँगी, पूरी बुक को मैं एक साथ कभी भी नहीं पढ़ाऊँगी। ना तो ये मेरे यस बस मैम। का है, ओके ना मैम। मैं चाहूँगी कि मैं किसी को पढ़ाऊँ जी ऐसे, जी जी। ठीक है? तो यही तरीका बेस्ट है कि आप जो है 5, 7, 10 कॉन्सेप्ट उठाओ, उसको क्लियर कर लो, उस बंदे को थोड़ा टाइम दो और उसके बाद वो आगे चले। यस जी मैम। मैम। ठीक है? इसके बाद जो है थोड़ा ग्रामर का पार्ट शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं देखती हूँ उसमें कैसे क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने जॉइन करना होगा, तो बता देना, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा कोई महँगा तो डालना नहीं है, ठीक है? आपको रेट तो मेरे पता मुझे लग ही जॉइन गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पहले से जो मैं, मेरे तरफ से हाँ है मैडम, जॉइन करना ही है मेरे को। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, बट रेट तो पूछ लो पहले, ये ना हो कि अगली बारी मैं 21,000 रख दूँ तो आप बेहोश हो जाओ। नहीं, वो मैडम पहला रेट से पता चल जाता है, सेकंड का क्या होगा लगभग आसपास ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं रीज़नेबल ही रखूँगी, मैं नहीं, कभी भी कोई अपने इशू नहीं कोर्सेज़ है। में 2000 से ऊपर जाऊँगी नहीं। मेरे को पता है कि मुझे हज़म नहीं होना और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे सिर्फ़ शौक पढ़ाने का तो उतना ही लूँगी, चाहे 2 बच्चे आ जाएँ, चाहे 4 बच्चे आ जाएँ, मेरे लिए वो 100 के बराबर ही है। आप लोग 5 जने हो, मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ कि 5 जनों की लाइफ़ में ही अगर इतना ना इतना सा भी चेंज आ पाया, समझा पाई, अगर मैं लाइफ़स्टाइल उनका चेंज कर पाई। मुझे हम्म। 50 स्टूडेंट क्या करने हैं? 50 में से प 35 तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे होंगे। नहीं, सही बात है मैम। तो वे 15 मैम 15 15 जने बेचारे बात करना चाहते होंगे, मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगी। कोई फ़ायदा जी है ना? सो जी आप लोग इसको देखो और कोई भी किसी तरीके की होगी तो मुझे बता देना। वीक में 1 दिन मैं मेरे को मैसेज कर देना सब। आप ग्रुप में डाल देना जो ऐसे मैंने बनाया ना टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप डाल देना कि इस दिन हमें Q&A क्लास चाहिए तो फिर हम कर लेंगे। ओके मैम। ठीक है? सो ओके चलिए ठीक है, स्टॉप करती हूँ मैं शेयर यहाँ पे। ठीक और कमल जी है आप भी शुक्रिया देख लेना। ठीक है मैम, देख लूंगा। ठीक है? कोई भी दिक्कत हो तो आप भी बता देना। अगली बारी अगर आपने करना होगा तो पहले मैं मैं भी बता दूंगा। बता थैंक यू। है ना? तो आप जितना भी है रिकॉर्डिंग्स मैं कोशिश करती हूँ इसकी आज की और कल की मैं भेज रही हूँ अभी थोड़ी देर तक। तो आप उनको सुन लो ध्यान से और नोट्स बना लो, जो भी दिक्कत लगे उनको नोट कर लो और मुझे बता देना। ओके जी? ओके मैम। चलिए ठीक है, ठीक गुड है। नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू ओके बहुत-बहुत आपका। थैंक यू। थैंक यू मैडम।